Assalamu alaikum guys, welcome to another show of The Thinking Ummah. So second time round गेस्ट से खुद होस्ट हो गया था. आज मैं आपका गोश्त आऊँगा अरकम खान. You can watch my channel The Cornerstone Chronicles and you can subscribe to it. And I've got another three musketeers along with me. आपने इनका शो देखा होगा पॉपुलर. और आज हमारे पास में स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट है माशाल्लाह से. वी गॉट ब्रदर आदिल अंसारी. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर. वालेकुम अस्सलाम भाई. राइट. और ये एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. आप जा करके इनके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह चेक कर सकते हैं. एंड ही डज अमेजिंग एनालिसिस. ही रेजेस अप इश्यूज, कंसर्न्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो आज स्टूडियो के अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन होगी. सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हिलाने वाले सवाल पूछे जाएंगे इंशाल्लाह. एंड वी गोना हैव सम नाइस एकेडमिक डिस्कशन. और ये सारे डिस्कशन से सिर्फ मकसद एक ही है कि इंसानियत के लिए, बींग्स के लिए, मुंबई के वासियों के लिए या महाराष्ट्र के लोगों के लिए और इवन मुस्लिम्स के लिए उनके लिए जो बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस वो ही सामने आए इंशाल्लाह. सो आदिल भाई वेलकम. थैंक यू सो मच. हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड. आई एम फीलिंग एक्साइटेड. अल्हम्दुलिल्लाह. सो आदिल भाई थोड़ा स्टार्ट से शुरू करते हैं. वाई पॉलिटिकल एक्टिविज्म? सो मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा है. सो माशाल्लाह से यू आर इनटू समथिंग एल्स व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन. आप कुछ और करते हैं. सो आपको क्यों ऐसा लगा कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आने की ज़रूरत है? So after initially when अरविंद केजरीवाल अन्ना हज़ारे मूवमेंट स्टार्टेड, जी. ठीक है, तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगा था कि भाई मतलब है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. लोग घर से निकल रहे थे, जी. लड़ रहे थे. हालांकि बाद में पढ़ने के बाद पता चला वो बहुत सारा कुछ ऑर्गेनिक नहीं था. तो वो तो इनिशियली तो ऐसा लगा था कि नहीं भाई ये तो मतलब बहुत एक्टिविज्म हो रही है और मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं. एक्चुअली वो टाइम से मुझे लगा कि नहीं मतलब कुछ तो करना चाहिए. देन 2014 मोदी जी केम इन इंडिया. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. इनिशियली फर्स्ट 2 years उतना ज़्यादा मोदी जी का राइट विंग की तरफ झुकाव नहीं था जी. जो मेरी एनालिसिस है. आफ्टर ही लॉस्ट दिल्ली एंड बिहार, तो मोदी और बीजेपी को लगा कि मतलब लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई है, विच ही इज़ नॉट एबल टू केटर ऑब्वियसली. तो मोदी जी ने डिसाइड किया कि दे विल गो टूवर्ड्स, दे विल बिकम मोर राइट विंग पार्टी कंपेयर टू व्हाट बीजेपी वाज देयर अंडर अटल बिहारी वाजपेयी. तो फिर इन्होंने मुस्लिम्स के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलने लगा. गोदी मीडिया ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया. सारा कुछ स्पॉन्सर्ड था, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं था. तो उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भैया ये अपने को भी बात करना चाहिए इसके ऊपर. ये तो ऐसे नहीं चलेगा. इनिशियली हमने लोकल लेवल से स्टार्ट किया. जो हमारे कुरला के अंदर जो लोकल प्रॉब्लम्स थे, जैसे गड्ढे हो रहे हैं, कटर बह रही है, नमाजियों को प्रॉब्लम हो रही है, मस्जिद के पास इश्यूज़ है, वहाँ से फिर CA/NRC हुआ. उसके बाद से मतलब फिर बहुत वोकल हो गए. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आदिल भाई आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिक्स राइट. सो बट आपने जो भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात करी है तो आपने लास्ट 8-10 years की बात करी. उसके पहले का इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, आप उसमें और पिछले लास्ट डेकेड के बीच का डिफरेंस मेजर क्या देखते हैं? इसका तो मेरे लिए ना मतलब मैंने भी काफ़ी सोचा है इसके बारे में. इससे मेरे पास रेडीमेड 1 line आंसर है इसका. जी. 2014 के पहले फ्रिंज एलिमेंट्स जो थे जी, हिंदू राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट, वो मेन स्ट्रीम नहीं थे जी. आज वो मेन स्ट्रीम है. ये एकदम क्लियर यू कैन सी ऑन द वॉल कि भाई ये प्रॉब्लम है इंडिया में. कि 2014 के पहले ना अगर आप कुछ जो आपके घर के अंदर डिस्कशन हो रही हो या जो RSS की शाखा के अंदर डिस्कशन होती है ना, वो अभी मेन स्ट्रीम हो गई है. तो वो आपको चैनल पे भी सुनने मिलती है, सोशल मीडिया पे सुनने मिलती है. आई विल गिव द एग्जांपल. सिराज ने कल ट्वीट किया था T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, अल्लाह का शुक्र है. तो उसके नीचे लिख रहे हैं कि भाई तुम्हारे अल्लाह ने आके नहीं जिताया. भाई साहब अगर कोई मुस्लिम है तो अल्लाह का शुक्र बोलेगा, कोई अगर नॉन मुस्लिम है वो राम का शुक्र बोलेगा या जो उसका भगवान जिसको मानता है, क्रिश्चियन जीसस का बोलेगा. आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो हुआ है ना, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है कंपेयर टू प्री 2014. फ्रिंज एलिमेंट्स मेन स्ट्रीम हुए इंडिया में और उसके पीछे एक आइडियोलॉजी, एक पार्टी जिम्मेदार है. ठीक है. वुड इट बी फेयर टू से देन कि बिकॉज आपने देखा कि माशरे के अंदर जो एक्सट्रीम राइट विंग जो मासेस के अंदर घुलती जा रही है और एक हेट्रेड का माहौल बन रहा है, दैट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक अ फार मोर इवेसिव एक्शन कि नहीं यार अब मेरे को प्रोएक्टिव होकर के इवन दो ये मेरा काम नहीं है पर मुझे हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये करना चाहिए.
Is that would that be correct? 2017 में हमने जो हमारे लोकल एरिया में जो नगर सेवक है जी। उनके खिलाफ थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया था इलेक्शन के बाद कि मतलब काम नहीं हो रहा है वगैरह। जी। तो मतलब फिक्र पहले से थी कि भाई मतलब ये अगर कुछ गलत होगा या अगर गटर बहरी है या रोड में गड्ढे तो आपको बात करना चाहिए, ये फिक्र पहले से थी। 2019 में जब सीए का जो कानून लाया गया, प्रपोज किया गया, कैब बिल जब आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल जो भी आया था तभी, तो उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वोकल हो गया। तब से मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू करे, फेसबुक पे स्पेसिफिकली, कि भाई मतलब ये तो गलत है। पहले तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ बोलना है तो आप हिंदुस्तानी भाव तो होनी ना आप वो मुमरा का नदीम हो, बिल्कुल, तो आपको स्टडी करना पड़ेगी एंड फैक्चुअल बेस्ड होना चाहिए। आपको रिसर्च करना पड़ेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगी, और रिसर्च और स्टडी के बाद में आपको जो समझ आती है, आपकी जो समझ बनी है, आपको वो लोगों को बताना है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। कोई भी एक एजुकेटेड इंसान यही सोचेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई CA/NRC आया तो हमने फ़ोन लगाया मोदी को गाली देना शुरू, नहीं, हमने पहले समझा कि भाई ये क्या चीज़ है, और 2019 से हम लोग और वोकल हो गए कि मतलब भाई ये तो गलत हो रहा है इंडिया में। आदिल भाई, एक सवाल पूछूंगा इससे रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल, एक इंडिया के अंदर एक डर का माहौल है, कुछ भी मत बोलो, कैसे भी मत बोलो, अगर तुम बोल रहे हो या सिस्टम के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हो तो आप एंटी नेशनल करा दिए जाते हो, आप एंटी देशभक्त हो, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश, फलाना। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको कोई ये पूछे कि फिर आपको डर नहीं लगता? देखिए, कैसा डर तो लगता है, इंसान है, सबको डर लगता है ऑनेस्टली, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलो ये भी गलत है। आप सोशल मीडिया है या फिर आपको फ्रीडम भी मिली है, फ्रीडम के अंदर भी कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि भैया अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो। तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले बोला, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बोलना है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लोग बात करते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं जी, और मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, बट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अब तक पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ना है एक दिन उसको। लेकिन जब हम बात करते हैं जी, एक एजुकेटेड होने के नाते मुझे ये लगता है कि अगर आप लॉजिकल बात करोगे, अगर आप फैक्ट्स पे बात करोगे, अगर आप जो बोल रहे हो उसका अगर आपके पास प्रूफ है, तो आपको दुनिया की कोई भी पुलिस, दुनिया की कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको टच नहीं कर सकती, और अगर आपको टच करती है तो कोर्ट है, आप छूट जाओगे। तो मेरा लोगों से जो यंगस्टर है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम फैक्ट्स पे फोकस करो। देखो, एज ए जनरेशन, मेरी एक स्पीच हुई थी मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर चेंबूर में जी, तो मैंने वो स्पीच के अंदर बोला था कि भाई एज ए जनरेशन ना, वी आर वेरी लक्की। राइट। अब तो और लकी हो गए, अब तो AI आ गया है, मीटा में भी अभी आ गया है बराबर। तो यू जस्ट हैव टू गो एंड पुट अबाउट द इशू एंड यू हैव द इन्फॉर्मेशन रेडी। आप सिर्फ इमेजिन करोगे टेक्नोलॉजी के पहले की जो जनरेशन थी उनको कितनी बुक पढ़ना पड़ती है, कहाँ जाना पड़ता था, तो इसलिए आप देखते हो आज रील, एक 2 मिनट की रील में कितना ज्ञान होता है। तो एज ए जनरेशन वी आर लकी, सो यू हैव टू फर्स्ट रिसर्च, यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग राइट, you should have a decent language which you should use on the platform. So these are some of the important ingredients कि भाई यही हमको इस्लाम भी सिखाता है, गाली गलौज नहीं करना है, बिल्कुल सच बोलना है, अगर आप हदीस भी फॉरवर्ड करो तो आपको वेरीफाई करके फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ हमारे को बचपन से सिखाई गई है, राइट। तो हम बोल सकते हैं बिंदास। मैं सारे यंगस्टरों को कहना चाहता हूँ, अगर आप एज फार एज योर लॉजिकल, एज फार एज योर प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग, नो वन कैन स्टॉप यू। बिकॉज़ यू आर एन उम्मा थिंग्स, तो मतलब जैसे कि आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस्लाम का कितना इन्फ्लुएंस रहा है कि आपके एक्टिविज्म में आने के लिए? इस्लाम का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। मैं मतलब इस्लाम में एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था जब डॉक्टर जाकिर नायक सुमैया ग्राउंड के अंदर, मतलब अभी आई डोंट वांट टू बेसिकली कंट्रोवर्सी, स्कूल ऑफ थॉट सब अलग अलग होते हैं, बाकी जनरली हाँ बाय एंड लार्ज ठीक है। डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह केस बनाया, वो अपनी जगह, अगर उन्होंने कुछ गलत होगा, उनको जो करना होगा वो अपने हिसाब से करे गवर्नमेंट। लेकिन जब मैंने उनके वीडियोस देखा कि भाई ये जो बात कर रहे हैं साथ में बता रहे हैं कहाँ पे लिखा है, किधर लिखा है, क्या लिखा है, तब से मुझे काफ़ी लगा कि नहीं, इस्लाम के बारे में भी अपने को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आर्गुमेंटेशन, अच्छा वही चीज़ फिर हम लोगों ने पॉलिटिक्स में भी लेके आए, वही जो मैं आपको बोला, फैक्ट्स पे बात करो, ये सब करो,
डॉक्टर इसरार अहमद है, हाँ। तारिक जमील साहब है, जी, जी, जी। मौलाना साद है। जी, जी। तो इट इज़ नॉट अबाउट स्कूल ऑफ थॉट, ये एक इस्लामिक वो ये है तो कि दीन भाई का हिस्सा स्टाइल है, हाँ। उनका स्टाइल बोलने का है, वो सब सारी चीज़ पे आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर वी मूव ऑन, आदिल भाई, आपने के मतलब जो लास्ट इलेक्शन अभी 1 महीना पहले जो हुए हैं, जो कंट्री ने लिया है, उसके अंदर जो, क्योंकि आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी और उसके अंदर आपने बताया कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया। सो हम यहाँ पर स्टूडियो के अंदर क्या करते हैं, हम बहुत सारे है ना अकेडमिक्स के साथ में डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे फिलोसफिकल बंदे भी होते हैं, ठीक है, कोई प्रोफेसर्स, कोई बुक्स वगैरह लिखने वाले। सो देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, जो कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी हमारा दीन है, धर्म, राइट, फेयर इनफ पोजीशन हो सकती। वो ये कहते हैं, एंड दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, और एज अ क्रिटिसिज्म आप इसको काउंटर कैसे करेंगे, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। सो दे वुड से कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इंडिया के अंदर आप सारे लोगों ने अग्री किया है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आप बिलीव करते हो, इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू है। सो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बुनियाद पे एक पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी बनाई है, उन्होंने बिल पेश किया और बिल पेश के अंदर वो बिल पास हो गया, तो वो लॉ बन गया। अब आप उसको अपोज कैसे कर सकते हो, क्लेमिंग दैट कि यू स्टिल बिलीव इन डेमोक्रेसी, राइट? फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको अपोज कर रहे हैं तो या इसका मतलब ये अनार्की है, क्योंकि अगर आज आप ये अपोज करोगे तो कल और कोई पार्टी कोई राइट चीज के लिए बिल बनाएगी तो कोई भी अपोज कर सकता है उसको, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? सो डेमोक्रेसी है, इसके लिए तो अपोज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी काम है। आप सही बोल रहे हो कि भाई किसी नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, नोबडी इज आर्ग्यूइंग कि पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट, वो आप करें, मगर आप ये नहीं बोल सकते ना कि कोई अगर पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है, मैं आ रहा हूँ उस पे, जी जी सॉरी, मैं आ रहा हूँ उस पे। तो डेमोक्रेसी इसके लिए अपोजिशन है। दूसरा, अगर आप मतलब जैसे मैंने बोला मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत तो पढ़ता हूँ, तो हमारे जो प्रियम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी। 4 प्रियम्बल है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऐसे करके। तो इक्वालिटी एक प्रियम्बल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको फर्स्ट पेज पे ही पढ़ने को मिलेगा। जी, ठीक है, तो अगर कोई लॉ ऐसा बोलता है कि भाई ये जो है ना हिंदूज के लिए ऐसा होगा, मुस्लिम्स के लिए ऐसा होगा, सिख्स के लिए ऐसा होगा, जैन के लिए ऐसा होगा, सो दैट लॉ irrespective whether it is passed in parliament or passed by any authority, it is in direct conflict with the constitution of India. ठीक है, तो अगर इक्वल लॉ होता जी, जैसे कैब में ये कहा गया था कि भाई अगर कोई मुस्लिम है, ठीक है, और वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। सिटीजनशिप इज व्हाट, कि तुमको 1971 के पहले का वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारे बाप दादा किधर से आए थे। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है विशाल, उसकी मार्कशीट नहीं मिल रही है। आप बोल रहे हो 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए, यू ही कॉल्ड मी, आदिल यार मार्कशीट नहीं मिल रही है, क्या करूँ? बिल्कुल तो सही। अब भी 4 दिन पहले की बात है, मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तो वो मुझे बोल रहा है कि यार आदिल मार्कशीट नहीं मिल रही है, आप बोल रहे हो 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट लाओ। अच्छा, वो भी सिर्फ मुस्लिम लाएगा, तो फिर तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा ना, फिर तो मेरा राइट है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, प्लस आप ये चाहते हो कि भाई अगर डॉक्यूमेंट, फिर आप डिटेंशन सेंटर भी बना रहे। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई थी कि आसाम में एक वॉर वेटरन थे, मुस्लिम्स का नाम आया था। नहीं, वॉर वेटरन थे, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम तो आए ही था, पर एक वॉर वेटरन थे, उनका नाम आ गया, उनको अवार्ड दिया है, समीउल्लाह नाम था उनका, कैप्टन मेजर समीउल्लाह। जी, मैंने पढ़ी थी न्यूज़। तो उनका नाम आ गया, तो मतलब आपकी आर्मी में जो काम करता है उसका नाम आ सकता है, और अच्छा नॉन मुस्लिम का नाम आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सिटीजनशिप लिए आपको मिल जाएगा। एनआरसी के थ्रू तो फिर मुस्लिम्स को पुश्ड आउट। तो इसके लिए जो आपका सवाल है, पार्लियामेंट कुछ भी पास करे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट, पार्लियामेंट ने क्या एक ही बिल पास किया है क्या? पार्लियामेंट तो बहुत सारे, 10 साल में तो मोदी जी ने एक बिल पास नहीं किया, बहुत सारे बिल पास किया। हम थोड़ी खड़े हो गए रोड पे आके कि ये गलत है। फार्म लॉस पास किया, तुमने किसान से पूछा नहीं, बिल्कुल, किसान वहाँ पे 700 किसान शहीद हो गए, बिल्कुल, उसके बाद में आपने वापस लिया और 700 लोगों की उसमें सेक्रीफाइस हुई, शहीद हो गए। तो अगर आप देखो, डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कंसेंट।
आप जिसके लिए डिसीजन ले रहे हो उससे कंसेंट होना चाहिए आपका। आर्टिकल 370 में भी यही प्रॉब्लम है जी कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी वो नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो उनका पीपल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपने उनसे कंसेंट नहीं लिया लेकिन आपने उसको स्क्रैप किया। हाँ। अब वो अनिल सरोडे का अगर आप वीडियो देखोगे एडवोकेट साहब का, तो वो बोलते हैं नहीं वो तो खत्म हुआ ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, कुछ टेक्निकल इश्यूज है उसमें, वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आर्ग्यूमेंटेशन चल रही है। तो आई मीन टू से कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेंसस। अगर कंसेंसस बन रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो आप उसको पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अगर आप कोई लॉ लेके आ रहे भी हो और आपको पता है कि भाई वो फार्मर्स को इम्पैक्ट करता है या वो आदिवासी को इम्पैक्ट करता है या फिर वो एक स्पेसिफिक कॉम को इम्पैक्ट करता है, यू शुड हैव डिस्कशन विद द लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉम। तो वो मगर उनका आर्ग्यूमेंट भी होता है ना प्रो बीजेपी साइड से कि यार कि मगर आपका रिप्रेजेंटेशन तो आया ही नहीं, आपके बंदे तो पार्लियामेंट में आए ही नहीं, तो हम रिप्रेजेंटेशन किससे लें? जा करके मस्जिद के मौलानाओं से लें, लोगों से लें, कहाँ से लें? क्योंकि टेक्निकली पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इज रिफ्लेक्टेड इनटू द पार्लियामेंट, है ना, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो आपका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। जो बेसिकली भाई ने सवाल किए थे इनिशियल ये था कि जब हम इनिशिएट होकर थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, जब हम आके इलेक्ट होकर आपके पार्लियामेंट में आए, जब हम आपके लिए लॉज बना रहे हैं, ठीक है, हम उनका रिप्रेजेंटेशन है जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट वी हैव सिलेक्टेड देम, हमने जब चुना है उनको तो हम एक्सपेक्ट यही करें कि दे आर गोइंग टू मेक लॉज इन आवर फेवर, राइट। अब हम ये इसी के बाइफरकेट तो करते कि फार्मर्स का तबके के लिए फिर फार्मर्स का कंसेंट चाहिए, जम्मू कश्मीर का मसला तो वहाँ के लोगों का कंसेंट चाहिए, इट इज़ इम्प्लाइड। पर जब बात मेजोरिटी की होती है, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ये है ना कि मेजोरिटी में अगर 51 भी आ रहे हैं तो 49 विल हैव टू गिव अप ऑन देयर आइडिया, राइट। और इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जैसा फॉर एग्जांपल आई वाज स्पीकिंग टू समबडी फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी एंड ही सेड कि यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या आप लोगों ने इलेक्शन एज अ मुसलमान इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया था? नहीं, यू गाइज वोटेड इन 2014, भले तुमने 10% किया 15% किया इररिस्पेक्टिव, राइट, यू गाइज बिलीव इन द इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो उसके अंदर जब आपने वोट किया है और पार्लियामेंट्री इसी तरीके से फंक्शन करे, क्योंकि एंड आई थिंक जो उनके पास एक एकेडमिक पॉइंट है और विच मेक सेंस, राइट, एंड दिस है कि यार अगर ये आज तुम ऐसी तरीके से अपोज करोगे ना तो देन एनी बिल दैट इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, हाँ वो बात अलग है कि कंसेंसस और प्रोटेस्ट का राइट है, मगर फिर हर बिल को चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें तो भाई ऐसा है कि मतलब फिर तो आप ये मतलब फिर बीजेपी वालों को ये भी बोलना चाहिए कि जो इमरजेंसी हुई थी वो ठीक थी। इंदिरा गांधी के पास था ना, उसके पास था, उसने किया, उसने इमरजेंसी लगाया, आप क्यों रोते हो फिर कि इमरजेंसी है? तो फिर तो आपको ये भी बोलना चाहिए बीजेपी में, अपना बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही है सब सही कर रही है, आप क्यों करते हो प्रोटेस्ट? अभी कल वहाँ पे बीजेपी के एक ऑफिस को गिरा दिया गया, बुलडोज किया गया, तो इलीगल होगा तो किया होगा जो भी है, तो आप फिर क्यों आर्ग्यू करते हो? इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डेमोक्रेसी है और वहाँ पे ऐसा कुछ बिल आ जाए जो हिंदुओं की, पाकिस्तान के हिंदुओं तो राइट होना चाहिए। सो दिस इज नॉट हाउ द पॉलिटिक्स वर्क्स। इसके अलावा देर आर सो मेनी हिंदूज ब्रदर्स हु वर्कड इन इंडोनेशिया, दुबई, मिडिल ईस्ट। कल को वहाँ की गवर्नमेंट एक रूल लेके आ जाए कि भाई तुम जो पैसा कमा रहे हो इंडिया नहीं लेके जाओगे, 30% हमको दोगे क्योंकि तुम इंडिया। तो विल दैट वर्क? तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी पहले बात चल रही थी पॉडकास्ट शुरू होने से, डिस्कशन शुरू होने से, कि भाई डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंसेंसस बिल्डिंग। तो और कंसेंसस सबसे जाके नहीं लेना है आपको, राइट, एटलीस्ट मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। आप क्या करते हो, आप पार्लियामेंट में लेके आते हो फिर, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, पार्लियामेंट ढप हो जाती है, आपके बाद 303 लोग थे तो लोगों को भी नहीं पसंद आया, तभी तो आप 240 पे आ गए। तो आप क्या करते थे, आप कोई भी बिल पास कर देते थे, बराबर। फिर राज्यसभा में कुछ करके 2 पार्टीज थी वो सबको सपोर्ट करती थी, वहाँ भी पास हो जाता था, बिल्कुल। तो ये देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। अगर आपको 37% वोट मिला है तो मैं भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि आपको तो पूरे इंडिया ने वोट नहीं दिया, आप क्या हिसाब से कोई भी लॉ पास कर रहे हो, राइट। आपको तो 37% लोग ने वोट दिया है ना, अभी ये टाइम तो 36.5 हो गया है जी, ठीक है। तो फिर आप कोई भी लॉ लेके आ जाओगे क्योंकि आपको 37% वोट मिला है और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। It is affecting my life, it is affecting my citizenship, it is you are telling me that you will go in a detention camp and you are saying no you accepted because तो फिर ये हिसाब से तो गांधी जी को भी घर बैठना चाहिए था। ब्रिटिश तो वो उन्होंने भी लॉ बनाए थे, भले वो बाहर से आए थे। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज कम्प्लीटली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट कि क्योंकि आपके पास पार्लियामेंट में नंबर्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो।
फेयर इनफ नो आई मीन काफ़ी अच्छी डिस्कशन एंड यू डिड मैनेज टू होल्ड ऑन टू द प्रिंसिपल कि यार अगर यही प्रिंसिपल लगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल हर जगह सेम लगना चाहिए। बट लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टर के ये जो इलेक्शंस रिसेंटली कंक्लूड हुए नेशनल इलेक्शंस, राइट, बिफोर गोइंग इनटू इलेक्शंस बेस्ड अपॉन योर पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ए व्हाट वाज जनरली एक्सपेक्टेड, इंडिया के अंदर लोगों का माहौल क्या था, वो क्या डिज़ायर करते थे, आपने क्या एनालाइज किया, एंड विल कम टू द सेकेंड पार्ट विच कम्स टू विद रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट कि बिफोर गोइंग टू इलेक्शंस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिफोर गोइंग टू इलेक्शंस क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इंडिया जो है ना 70 से 75% रूरल में बसता है जी। हम लोग शहर में रहते हैं, बिल्कुल। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, एजुकेटेड है, नौकरी बिजनेस है, सब कुछ है। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना उनका पेट भरा हुआ है जी। मैंने इंडिया ट्रैवल नहीं किया ऑनेस्टली, राइट। तो अगर आपको एक्चुअली एस्पिरेशन समझना है तो वो आपको रिजल्ट्स में दिखते हैं रूरल एरिया में। मीडिया ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की कि भाई 400 आएगी, तो अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे को लगता था कि यार ये इतना बोल रहे हैं तो 400 नहीं तो शायद मेजॉरिटी तो मिल जाएगी, राइट, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बहुत सारा कुछ ना जो अगर आपको एक्चुअली समझना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है तो यू स्टार्ट वॉचिंग रीजनल मीडिया जी। और उसमें भी कुछ यूट्यूब चैनल्स है, कुछ कंपनीज जो सर्वे करती है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह, हाँ, तो मैंने ना वो सब देखना शुरू किया जी। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था, कार्वी करके एक सर्वे था, मैंने उनका सर्वे देखा। कर्नाटका में एक कंपनी है, वो लोग सर्वे वगैरह करते, उनका सर्वे देखा, उनका सर्वे नेशनल मीडिया के कम्प्लीटली अपोजिट था। अच्छा। उस दिन मैंने फेसबुक पे लिखा कि कांग्रेस को 100 सीट आएगी। अच्छा, अरे और मैंने लिखा बीजेपी को 220 सीट आएगी, और मैंने फेसबुक पे ये भी लिखा था कि उड़ीसा के अंदर बीजेपी अच्छा करने जा रही है, और महाराष्ट्र के अंदर मैंने बोला था कि एमवीए को 30 से 35 सीट आएगी। तो ये सब बेस्ड ऑन दी व्हाट रीजनल मीडिया वाज सेइंग। तो जब इलेक्शन शुरू हुआ ऑब्वियसली हम सब घबराए हुए थे, ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि वो घबराहट से स्पेसिफिकली इन दलित्स एंड मुस्लिम, अगर आप डेटा निकाल के देखो तो वोट परसेंटेज बहुत ऊपर गया है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ये लोग बोलते नहीं है मुस्लिम की वजह से आ रहे, वो पॉइंट नहीं है, पर हाँ कुछ सीट्स डेफिनेटली मुस्लिम से दलित ने हराया इनको। अच्छा। अपने बॉम्बे में भी वैसी सीट्स है, मुंबई में वैसी सीट्स आपको सब जगह मिल जाएगी। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड था जी, उससे मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ही इज फ्रॉम नॉर्थ जी, ही वाज सेइंग यार आदिल एक बात बता, तुम लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? मतलब व्हाट नाइस क्वेश्चन दिस इज। तो मैंने उसको बोला, मैं बोला भाई बीजेपी हम लोग से वोट मांगती क्यों नहीं है? बराबर, जब मांगेगी ना तो हम लोग देंगे। तो सिंपल बात है, जो मांगता नहीं उसको क्यों देंगे? वो तो उल्टा हमारे खिलाफ बोलते हैं, जो देश का प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ बोलता है स्टेज पे खड़े होके। 135 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री अगर स्टेज पे खड़े होके बोलेगा ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र ले लेंगे, घुसपैठी है, 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेंगे, मतलब अगर इस तरह की बातें अगर किसी देश का प्रधानमंत्री करता होगा, और भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, 135 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोगों का देश। तो आंसर ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए, आंसर ये क्वेश्चन, मुझे लगा था, मुझे डीप डाउन इन हार्ट मुझे पता था कि भाई बीजेपी मेजॉरिटी नहीं लाएगी, स्ट्रगल करेगी, और मुझे लग रहा था कि मीडिया बहुत ज़बरदस्त माहौल बना रही है। मैं मेरे दोस्तों को भी बोलता था, पर मुझे डर लगता था कि यार बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आना चाहिए। बराबर। डर इसके लिए लगता था क्योंकि क्या है ना कि हम लोग तो वेल ऑफ है, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, घर गृहस्थी है, हमारे घर में सेफ है, लेकिन जो मजदूर तबका है, जो लोग माइग्रेंट करते हैं, जो लेबर क्लास है, मुस्लिम्स है, दलित है, उन पर अत्याचार और बढ़ते हैं जी। सो ये आपने इनफैक्ट आदिल भाई आपने तो है ना बहुत सारे एग्जिट पोल्स से ज़्यादा बेटर तुमने पोल एनालिसिस कर दिए, राइट। सो आई अंडरस्टैंड कि मूविंग टुवर्ड्स दीज इलेक्शंस, यू नो, स्पेशली द माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड मुस्लिम्स वगैरह, ये बाकी सारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, तो ये इनको ऐसा लगता था कि यार कि वी नीड टू गेट बैक, और वो एक डर का माहौल है। कमिंग बैक टू मीडिया, ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइनिंग नहीं थी, पर आपने जिक्र किया, व्हाई डू यू थिंक के मीडिया इज सो प्रो गवर्नमेंट, प्रो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो राइट विंग, और वो फैक्ट्स छोड़ दें, वो हकीकत भी नहीं बताना चाहते, ज़मीन पे हालात क्या है वो भी नहीं बताना चाहते, इस तरफ राइट विंग, तो ये इसकी क्या वजह है आदिल भाई? 2 रीज़न्स है।
एक तो जो इंडिया में मीडिया का मॉडल जिस तरह काम करता है, उनका रेवेन्यू सारा एडवर्टाइजिंग से आता है जी। एडवर्टाइज अगर आप उनका रेवेन्यू आप देखोगे तो लार्जली इट इज़ फ्रॉम कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल एंड दी कॉर्पोरेट्स, जी। ऑल ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। तो उनको अगर पैसे कमाने हैं तो उनको वही दिखाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। एक ये है, बट ये सिर्फ रीज़न नहीं है। मीडिया के अंदर जो लोग हैं दे कम फ्रॉम अ बीजेपी RSS बैकग्राउंड। राइट। सो अर्नब गोस्वामी जो है उसका चाचा वगैरह को ये बीजेपी के अंदर इनफैक्ट रिपब्लिक के जो फाउंडर हैं वो मिस्टर राजेश चंद्रशेखर साहब हैं, खुद एमपी रह चुके हैं बीजेपी के। हाँ। बट वो टाइम्स नाउ में भी था पहले, जी, रिपब्लिक में तो बाद में आया। राइट। तो उसका जो फादर है अर्नब गोस्वामी को बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ा है और ही लॉस्ट लॉन्ग बैक, जब अर्नब गोस्वामी को शायद कोई जानता भी नहीं होगा। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के, वो जो ही वॉज फ्रॉम ABVP। तो अंजना ओम कश्यप जो है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उनका जो हस्बैंड है ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ही इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। अच्छा। So there are a lot of, we don't have this information, and most of these people come from upper caste, upper class, where their upbringing is as such, because the CSDS का डेटा क्या बोलता है जी, 85% upper caste have voted for BJP. राइट। Okay, so all of these guys who are in the media, their family votes for BJP. Right. So they have loyalty. Plus the model is such कि अगर मान लो कोई है बेचारा जो अपर कास्ट से भी है, अभिषेक शर्मा, जी जी जी, ही इज अ ब्राह्मण, जी, राइट, बट वो वैसा नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है। He is like anti-establishment. He is not anti-BJP. People get it wrong that Ravish Kumar is anti-BJP. He was anti-Congress 2014. और I think so वो मीडिया का that is the role of media. हाँ, राइट, वही प्राइमरी रोल है, एंटी-एस्टेब्लिशमेंट रोल है उसका। हाँ। तो इट इज नॉट, बट देन व्हेन यू से समथिंग और व्हेन यू डिसाइड समथिंग यू लुक एट द मेजॉरिटी डेटा। बराबर। कि भाई मतलब बाकी ज्यादातर तो सब लोग बीजेपी के साथ ही है। तो आपका आंसर अगर शॉर्ट में आंसर करे तो एक तो मॉडल है, और दूसरा इनकी जो बैकग्राउंड है वो सारी बीजेपी को फेवर करने वाली बैकग्राउंड है। जो राहुल गांधी हमेशा बोलता है, इज नॉट रॉन्ग व्हेन ही सेज कि आपके पास दलित कितने हैं बताओ, आपके पास मुस्लिम कितने हैं चैनल के अंदर। इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। वो डिफरेंट बात है कि राहुल गांधी से कोई पूछ ले 70 साल में तुमने क्या किया है ना, अगर तुम चाहते थे कि दलित होना चाहिए तो तुमने, आई एम श्योर कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मोदी आएगा और ये सब करेगा। राइट। ये कांग्रेस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एग्जैक्टली। एंड दैट्स वेयर दे गॉन रॉन्ग। और उनको ये नहीं पता था इसको मेजोरिटी आ जाएगी। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी अगर मेजोरिटी होती ना, ही वुड हैव बिहेव्ड इन अ सिमिलर मैनर। On that note, because you mentioned अभी तक तो हमने बहुत बीजेपी की बातें कर ली है ना, let's talk a bit about opposition. ठीक है, तो ये going in the elections, right? So there was a certain set of Muslims, वो ये argue कर रहे थे कि यार पहले तो एक एनालिसिस ये कि 50-60 साल में सबसे ज़्यादा इनके पास में सरकार थी और इन्होंने हमको क्या, हमारे साथ में बहुत सारे ग्रुप्स को बर्बाद किया, इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। एक आर्ग्यूमेंट ये है, और विच इज़ फेयर इनफ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके पास में वेटेज है, फैक्ट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं टू काउंटर दैट। एंड सेकेंडली देश है कि चलो ठीक है, आज आपकी हालत ख़राब है, बीजेपी आपके सर पे तांडव कर रही है, तो आप आगे माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने, ठीक है, और मुसलमानों से वोट लेने और बाकी सारी माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने। सो लेट्स सी कि आप हमको ऑफर क्या करते हो। सो दे आर्ग्यू कि नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया अलायंस कैंप, तो उनके मैनिफेस्टो में, चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, चाहे एसपी के मैनिफेस्टो में, चाहे टीएमसी, 3 मेजर पार्टीज की बात करते हैं, राइट। एसपी के लास्ट वाले मैनिफेस्टो में उन्होंने फिर भी मुसलमानों का जिक्र किया था एज अ नेम, पर ये बार मैनिफेस्टो में उन्होंने उसको हटा करके अल्पसंख्यक कर दिया, राइट। प्लस दे आर्ग्यू फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, एक मुस्लिम अकेडमी के पर्सपेक्टिव से, कि यार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आधा पेज LGBTQ को दिया है, ठीक है, पर ये मुसलमानों के साथ में जो ज्यादती हो रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस की जो जेनोसाइड वॉच है, उन्होंने तो बाकायदा अपनी रिपोर्ट शाया कर दी है कि इंडिया इज ऑन द 8th स्टेज ऑफ जेनोसाइड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि तुमने तो हमको एक्नॉलेज भी नहीं किया, तो हम तुमको वोट क्यों दें? हाउ वुड यू बी काउंटर दैट? तो इसके ऊपर तो मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया था कि मतलब भाई कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस को क्यों वोट देना चाहिए। माय बैड के मैंने मैनिफेस्टो तो पढ़ा नहीं कोई भी पार्टी का, ना टीएमसी का पढ़ा है, ना कांग्रेस का पढ़ा है। बट मैं एक बात बता सकता हूँ आपको, जितनी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है मेरे को पॉलिटिक्स की, जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया मुसलमानों के लिए मैनिफेस्टो में। फिर भी मोदी जाके बोलता है स्टेज पे
कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि वो सारी तो आपकी जायदाद लेके दे देंगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट के रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो फैक्ट वो था। तो आप सोचो अगर कांग्रेस लिखती मुसलमानों के बारे में तो ये क्या क्या करते हैं। क्या होता है ना, एक देश की जो लोग हैं ना उनका एक मूड होता है, ठीक है। अभी हमारे देश के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, माइट बी 36-37% वटेवर, उनका एक मूड था कि भाई मोदी के साथ रहना है ना, वो लोग उसको वोट दे रहे हैं। नाउ द अपोजिशन पार्टीज हैव टू टारगेट दिस वोटर्स। तो पहले तो तुमको सिस्टम पे आना पड़ेगा, मतलब पहले तुमको सिस्टम के ऊपर रूल करना पड़ेगा सिस्टम को बदलने के लिए। उन्होंने जो पास्ट में मिस्टेक की है वो तो की है, अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। मैं तो बहुत मतलब कांग्रेस के बारे में अगर आप बोलोगे गाली देने के लिए मैं बहुत लंबा बात कर सकता हूँ बट मेरा मेजर फैक्ट, जैसे आज भी मैं कुछ मौलवीज को देख रहा हूँ, मौलाना को देख रहा हूँ, वो बोलते हैं भाई तुम माइनॉरिटी क्यों बोलते हो, अल्पसंख्यक क्यों होते हो, मुस्लिम क्यों नहीं बोलते हो। मेरा इसमें थोड़ा अलग सोच है, मतलब थोड़ी सी अलग सोच Fair enough ना, मेरी सोच ये है कि भाई बहुत ज़्यादा घाई मत करो, है ना, बहुत ज़्यादा घाई मत करो। अभी इनको 240 आई है, ठीक है, आप सोचो कि पूरा मीडिया, पूरा पैसा, पूरा कॉरपोरेट सब कुछ इनके साथ था, लोगों ने इनको हराया है एंड इट इज़ नॉट मुस्लिम्स। जैसे मैंने ये डिस्कशन शुरू होने से पहले बोला था 36.5% वोट मिले जी, विच इज़ लेस देन 50% हिंदूज इन दिस कंट्री, 85% हिंदूज है। तो आएगा वो टाइम भी जब मतलब खुल के, जैसा पहले मुसलमानों की बातें होती थी वैसा खुल के वापस से मुसलमानों की बातें होंगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसे मतलब, क्योंकि मैंने आपको बोला ना स्टार्ट में कि वो निर्भया का आंदोलन होता IAC, उसमें मैं जाता था, मैं BKC वगैरह में गया हूँ जी, आम आदमी पार्टी में भी गया हूँ स्टार्ट में। तो जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये सब ऑर्गेनिक नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है, ये सब बनाया गया है। तो उसी तरह से अभी देश का माहौल उस तरह चल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा स्लो चलना चाहिए, धीरे धीरे वो टाइम भी आएगा कि जब इन लोगों का नाम लेना पड़ेगा। जो फोर्सेस हैं जो इनको पुश कर रही हैं, दे आर राइट। अभी जैसे रऊफ से मेरी बात हो रही थी तो मैंने आरिफ नसीम खान के बारे में बात कर रहा था, कांग्रेस के नेता। अरे बोले यार वो तो ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। वैसे लोग भी चाहिए, सी वो हो सकता है गलत टाइम पे सही टाइम वो अपनी, पर वैसे लोग भी चाहिए आपको जो पार्टी के अंदर रहे, सेकुलर पार्टी के अंदर रहे और जो मुसलमानों की बात करे। आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तब जाके आप वहाँ बात कर सकते हो। नहीं, मगर इस पर एक आदिल भाई एक बहुत अच्छा काउंटर ये हो सकता है ना कि चलो ठीक है आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का फ्लॉ है, बट देन क्या जनरली स्पीकिंग मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ उनको इतने साल का जो भी ऑपरेशन रहा है अलग अलग तरीके से वापस से फिर से कैसे ट्रस्ट करें? वो ये बोलेंगे ना, मिसाल के तौर पे आप एक आदमी, एक जो पढ़ा लिखा बच्चा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन में जाता है वो बोलता है 200 रुपये का मैं रिचार्ज करता हूँ तो मेरे को एक स्लिप आती है उसका मैसेज के बाद इतना डेटा मिलेगा, ये मिलेगा। आप हमसे वोट तो सारे लेकर के जा रहे हो, आप देना दूर की बात है, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो। अभी अपनी पॉलिटिक्स ऐसी है ना कि इंग्लिश का एक फ्रेज है, मैं लिखता हूँ काफ़ी बार, वी हैव टू चूज द बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट, choosing the lesser of the two evils. प्रिंसिपल है वो। तो आपके पास चॉइस नहीं है, तो या तो आप चॉइस बिल्ड करो, राइट। मतलब फिर मैं वापस बीजेपी पे आ जाता हूँ, RSS की जैसी मेहनत करो, वो भले एंटी मुस्लिम होंगे, वो भले बीजेपी कुछ भी करती होगी, 1925 से मेहनत कर रही है भाई साहब, राइट। अब जाके रिजल्ट है, 100 साल तक उन्होंने मुसलसल मेहनत की RSS ने, बिल्कुल कुरमुरा खा के चना खा के उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये मुझे लोगों ने बताया, बीजेपी के लोग हम सबसे बात करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई वो चना कुरमुरा खाते थे कुरला में बैठ के जी, जो BST डेपो इसके बाहर, और वैसा उन्होंने मुसलसल मेहनत करके, या तो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का सोच लो, राइट, ठीक है। मैंने ये चीज़ भी सोशल मीडिया पे लिखा था कि बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे 10-20 MP से क्या होता है, मतलब MIM के बारे में, नॉट अ डायट सपोर्टर, असद ओवैसी आपको पसंद करता हूँ, बट देन नॉट अ डायट सपोर्टर, नॉट द वेट फंक्शन, बराबर। हाँ, तो 10-20 MP से क्या होगा, आप देख लो 10-20 MP से क्या हो रहा है, दोनों बाबू के साथ नचा रहे हैं, बराबर। हाँ, अब सारा पैसा आंध्रा जाएगा, सारा पैसा बिहार जाएगा, बराबर। 10-20 MP से हो सकता है। इंडिया के अंदर 15 लोकसभा सीट्स ऐसी है जहाँ 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है जी। सो एज एनी ऑर्गेनाइजेशन, a secular Muslim organization, if they want to build something in India, they should focus on those 15 seats. There are 23 Muslim MPs today also.
अगर ये 23 एक ही पार्टी में होते तो बराबर। सो फर्क पड़ा होता। somebody argues ये सेंस में ना कि चलें ठीक है, आप अगर जो प्रपोज कर रहे हैं कि हमने एनडी बीजेपी पार्टीज को सपोर्ट करना, लेट्स से इंडिया कैंप वगैरह, बट देन यू फाइंड कन्फ्लेटिंग ऑफ आइडियाज। सो फॉर एग्जांपल यू वुड हैव मुस्लिम्स हु वुड गो अराउंड इन सपोर्ट साउथ में कि यार हम असद को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप लेट्स तो हैदराबाद में तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, नथिंग रॉन्ग। So, but when it comes to, for example, Maharashtra, they would support India Alliance or whatever it is, XYZ, ठीक है, India Alliance में असद साहब पार्ट नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है कि वो क्यों है नहीं है, राइट। जैसे एक RTMC ने बंगाल में इलेक्शन अपना अलग लड़ा था, इंडिया अलायंस के साथ में नहीं लड़ी थी। सो यू हैव मुस्लिम सपोर्टिंग ओवर देयर, तो somebody would argue, somebody who is a democratic expert, you know, how the democracy functions, वो यही बोलेगा कि आपने मिलकर के एंटी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें, ठीक है, यू विल गेट द नंबर्स, इवेंचुअली इट्स गोना बी अ गेम ऑफ नंबर्स, मगर आप तो ये चीज़ पे भी मुत्तफिक नहीं हो ना कि किस एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं तो अब उसमें देखो, मैं आपको ना थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ जी जी इसमें, क्योंकि इस पर थोड़ी स्टडी है मेरी। राइट। 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुस्लिम घबरा गया जी, तो मुस्लिम ने क्या किया, यूपी में मुलायम सिंह यादव को बराबर, जिताना शुरू कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, बराबर, वहाँ कांग्रेस होती थी, बराबर, बिहार में लालू प्रसाद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब बेसिकली रीजनल पार्टीज को मुस्लिम ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट होते हुए हमारी मस्जिद गई। बराबर। 2002 में जब गुजरात में राइट्स हुए जी, तब है ना इंडिया में टीवी आ गया था जी, लोगों ने टीवी पे देखा वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर मुस्लिम को लगा कि यार ये ना मतलब रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करके कुछ फायदा नहीं है, तो एक्चुअली अपने को कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। देन मुस्लिम वेंट बैक टू कांग्रेस जी। तो अब जो आपका क्वेश्चन है, देखो ये इलेक्शन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ ना जी, फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, जी जी, एज ए मुस्लिम वोटर, जब सब लोग बहुत बात कर रहे थे कांग्रेस की इसकी, मैंने सिर्फ एक ही बात बोला था कि ये इलेक्शन में मुस्लिम वोटर के दिमाग में एक ही चीज़ है कि बीजेपी हारना चाहिए। अग्रीड। कौन जीतता है ना उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यू हैव टू वोट द कैंडिडेट who will be able to beat BJP. Right. That's it. Now that candidate can come from CPIM और मुस्लिम लीग और MIM और समाजवादी और RJD TMC, किधर से भी आए, कांग्रेस, बराबर, कहीं से भी आए हो, बराबर। दिस वॉज द ग्राउंड रियलिटी। और मेरा ये वीडियो इतना वायरल हुआ, लोगों ने पसंद करे, व्हाट्सएप पे गया, उसमें मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको दो बीमारी में से चुनना है, कैंसर और मलेरिया, चूजिंग द लेसर ऑफ द टू इविल्स, तो यू विल चूज मलेरिया। तो आदिल भाई इस पे ये एक सवाल नहीं बनता कि मतलब क्या हमारी पॉलिटिकल नाइविटी है कि हम फ्रॉम द लास्ट 70 years वी आर लाइक जस्ट रिड्यूसिंग इन नंबर्स इन रिप्रेजेंटेशन टू, इस साल हमारी सीट्स 27 से 24 हो गई, ठीक है, यू स्टिल रिड्यूस्ड इन नंबर्स, ठीक है, ये मामला हो गया। फिर आपने एक और बात उसमें हाईलाइट की है कि दिस डज नॉट हैज़ टू बी मुस्लिम स्पेसिफिक, जो आपने कहा ना कि यार हम जो अश्योरेंस मांगते हैं, तो हमने कहा कि कांग्रेस इज़ नॉट अश्योरिंग अस एनीथिंग, बस वो हमको एक तरीके का हल्का सा रिलीफ है कि व्हाट बीजेपी इज डूइंग दैट कांग्रेस वोंट डू, राइट, हमको लगता ही है, ठीक है। तो उसके भी बरखिलाफ काफ़ी सारे फैक्ट्स आते हैं हमारे पास कि द मेजर राइट्स दैट हैव हैपेंड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैव बीन अंडर द, मतलब यू आर मोर वेल वर्स्ड इन दैट। मैंने अभी इस पे एक वीडियो बनाया था अपना, तो ये सारे फैक्ट्स हमको, ये सारे फैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। सो मुझे पर्सनली बीइंग अ मुस्लिम, आई थिंक दैट इट इज mere stupidity that I should vote for a party that has no guarantee for me. I should, मतलब कुछ तो होप दिखनी चाहिए ना, बस मैं ये इस चीज़ के इत्तेफाक पर बैठ जाऊँ कि अरे शायद ये वो चीज़ नहीं करेगा। नहीं वैसा नहीं है, ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। जो मैंने बोला, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए बराबर जो मुसलसल मेहनत करे, और तुम 50 साल के बाद तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, जी बिल्कुल, प्रोवाइडेड कि वो इलेक्शन इमीडिएटली नहीं लड़े, बराबर, प्रोवाइडेड कि वो किसी के साथ में टाई अप नहीं करे, वो एक ग्राउंड वर्क पे काम करे, कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बने वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था, सॉरी एक बार वापस से थोड़ा, मैं कह रहा था कि क्या हमारी पॉलिटिकल नेविटी नहीं है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा स्टूपिड नहीं एक्ट करते कि जब हम कोई चीज़ अश्योरेंस नहीं मांगते और फिर भी हम सिर्फ एक रिलीफ के लिए जिसकी हमको कोई अश्योरेंस नहीं, हम उस पार्टी को वोट देते, या जो भी लेसर ऑफ द टू विल्स, जहाँ पर भी हम रीजनली हो या पैन इंडिया के लेवल पर हम उनको जिताने की कोशिश करते हैं। मांगना चाहिए, वही मैं बोला ना थोड़ी देर पहले, अगर आरिफ नसीम खान बोलता है कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए तो वो होना चाहिए। तो अगर रिप्रेजेंटेशन आएगा, आप पार्टी में जाओगे और वहाँ पे फिर टिकट लोगे, लड़ोगे, तो भले वो कैसे भी लोग हों, पर इवेंचुअली अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं जा रहे हो, अगर आप पार्टी में नहीं हो, तो वहाँ पे फिर आपकी वॉइस नहीं है।
मैं काफ़ी मेरे दोस्तों से पहले भी जब बात होती है तो मैं बोलता हूँ अभी तो बीजेपी बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम हो गई, लेकिन अगर अटल बिहारी की बीजेपी हो तो कुछ मुस्लिम्स को वहाँ भी होना चाहिए। सी अगर आप अंदर नहीं हो तो आपकी बात नहीं होगी, राइट। अगर और जो जो लीडर्स हैं ना, जैसे जो NGOs चलाते हैं लोग, आपके जैसे लोग, ऐसे लोगों को जिसको जो सेल्फिश नहीं है वैसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए और अंदर जाके बात करनी चाहिए कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी टिकट चाहिए, ना आपकी पोस्ट चाहिए, ना मुझे टीवी पे आना है, आप मेरी कौम के लिए क्या करोगे वो बताओ, ठीक है। ये हो सकता है। SDPI ने जो PFI की पॉलिटिकल विंग थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, बराबर। बुरा लगता है कि वो वापस वो बैन वैन हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। मुस्लिम्स, दलित्स and especially the backward class in India, including the Muslims and the weaker section, minority and weaker section, वो इंडिया में क्या है ना, वो टेम्परेरी डिसीजन ले रहे हैं लास्ट 70 ईयर्स से। तो कभी भाई मरने के डर से ले रहे हैं डिसीजन, कभी भाई इस डर से ले रहे हैं कि भाई बीजेपी आ जाएगी। तो वो कंटिन्यू 70 ईयर्स से ना दे आर, वो बोलते हैं ना एक स्टोव चल रहा है, वो बॉईल हो रहे हैं। सो आफ्टर एवरी 5 years वी हैव अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ समथिंग एल्स कमिंग अप। एग्जैक्टली, सो वो होगा तो, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। आई हैव अ सोल्यूशन कि इसमें पहले ये होना चाहिए कि एक तो लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, मैंने बोला। दूसरा ये हो सकता है कि भाई साहब जब बीजेपी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए देन वी शुड रेज आवर वॉइस कि नहीं भाई अब तो उनका थ्रेट गया है, अब हमको तो ये सारी चीज़ चाहिए। जैसे पटेलों का जब आंदोलन हुआ था गुजरात में, तो पटेल लोग क्या क्या बोल के आए थे कि भाई हमको 35 सीट चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। मुस्लिम क्या बोलता है, भाई सिर्फ बीजेपी को हरा दो, हमको वही चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। इतनी डिफिकल्टीज क्यों है भाई? तो वो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा कैसा है ना, हम है ना इकट्ठा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी हुई अपनी। आप भले जैसे पंजाब है, 2% पंजाबी इंडिया में, लेकिन सारे पंजाब में रहते हैं, उनकी ताकत है, एक असेंबली उनकी है, राइट। उनके पास 13-14 MP जीत के आते हैं। हम है 25 करोड़, 2% नहीं है, हम तो 11-12% है, लेकिन हम सब बिखरे हुए, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तो हम वैसा कुछ बिल्ड कर पाते थे। ये हमको मतलब अगले पॉइंट पे लेकर आएगा इंशाल्लाह, लेकिन द पोजीशन, द एसेंस, द स्टेटमेंट यू कैरीड वाज कि लीडरशिप की कमी, या लीडरशिप की कमी है, और मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। अगर किसी को ऐसा लगता है बाय डिफॉल्ट दैट्स इट, लीडरशिप की कमी नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, लीडरशिप में प्रॉब्लम क्या है ना, दैट वन पर्सन बिकम्स वेरी पावरफुल, यू नीड अ फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा बिलीव है। करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। RSS इज अ फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन, RSS इज अ फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बता दो, मैं कुर्ला में हूँ, पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ, सोशल वर्क में एक्टिव हूँ, सबको जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि RSS में कुर्ला में RSS कौन चलाता है, मेरे को नहीं पता। इतनी सीक्रेट जब मेरे को सब पता है ये कौन सी पार्टी का कौन आते हैं, मेरे को नहीं पता। सो उनकी जो मेहनत है ना, अगर उस तरह की मेहनत कोई करेगा इंडिया में, मुस्लिम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यू हैव टू बी एंटी मुस्लिम, और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है, यू हैव टू बी सेकुलर, यू हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हैव टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन दैट, देन ओनली आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डाल सकते हो। हाउ डू यही पर्सपेक्टिव के अंदर हाउ डू यू सी जमात इस्लामी विद एक्टर्स, क्योंकि वो तो कर रहे हैं, वैसे लेवल पे नहीं होगा शायद, एंड जमात इस्लामी टेंड्स टू हैव अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, राइट। उनके पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिव, मतलब इन द एटलीस्ट पीपल आर हु आर अवेयर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दीन भी है, राइट। दैट्स वन ऑफ द रीजंस, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजंस जमात इस्लामी मैनेज टू सक्सीड। इतने साल में उनके साथ खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं हुआ, कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। सो वुड यू थिंक दे वुड फॉल इनटू दैट कैटेगरी? दे कैन, बट अपने को ना वीकर सेक्शन को साथ में लेना पड़ेगा। See, the whole idea is, you know, because जमात इस्लामी would come across from a Islamic perspective, तो इस्लाम तो ये बिल्कुल नहीं बोलता कि नहीं है सिर्फ मुसलमानों का मामला हो, अगर जो भी गरीब है, गुरबा है, जो भी मजलूम है, उसको भी साथ में लो। Any organization, irrespective of the name, जमात इस्लामी can do it. You have to build a ग्राउंड अलायंस। देखो इंडिया का स्ट्रक्चर समझो आप जी, इंडिया का 2 स्ट्रक्चर है, एक रिलीजन लाइंस पे स्ट्रक्चर और एक कास्ट सिस्टम है जी, तो ब्राह्मण, बनिया, वैष्णव वगैरह जो भी है, ठीक है। तो आप जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो बीजेपी के साथ रिलेट नहीं करते हैं, वैसे लोगों के साथ में आपको अलायंस बना के 30-40%
वोट आप कैसे ले सकते हो नेशनल लेवल पे, उस तरह की कुछ मेहनत करना पड़ेगी। इमीडिएटली नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट समवन हु हैज टाइम, हु हैव रिसोर्सेज शुड डू इट। आई डोंट हैव, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास, बट मेरी ये ख्वाहिश है, गरीब लोग हैं मेरी ख्वाहिश है, हम भी, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए इंशाल्लाह। तो ये अलायंस जब होगा ना डिफरेंट कास्ट का, बैकवर्ड ग्रुप का, सेकुलर में इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ना क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा, हम क्यों नहीं जाते बीजेपी में, एक सिंपल क्वेश्चन है, हम बीजेपी में क्यों नहीं जाते? बिकॉज दे क्लेम टू बी टू रिलीजियस बट दे आर एंटी मुस्लिम ऑल्सो, तो प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ों से। नहीं, एग्री, फेयर इनफ ऑन दैट पॉइंट के मतलब इन सेंस प्रो रिलीजियस होना इशू नहीं है, इशू है कि दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ हो या रिलीजियस कम्युनिटी, हाँ इंक्लूसिव होना चाहिए बेसिकली। मूविंग ऑन टू सेकंड सेक्शन, ठीक है, यू वांट टू आस्क एनीथिंग ये पर्टिकुलर सेक्शन में? हाँ, इसमें ये जैसे लीडरशिप की बात हो रही थी ऑन द सेम पॉइंट, तो उसमें क्या ये चीज़ इम्प्लाई नहीं होती कि हमारे साथ जो भी मामला रहे स्पेसिफिक टू मुस्लिम्स एंड ऑल्सो दिस इलेक्शन एंड प्रीवियस इलेक्शंस वेयर आर लीडरशिप आर, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि नाम तो बस नाम निहायती लीडरशिप जो हमारे पास है मौजूद, जिस भी शेप और फॉर्म में, बीट रिलीजियस और बीट ऑन अ लोकल लेवल, तो उनकी तरफ से जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जैसे जो रिलीजियस क्लर्जी की तरफ से है और उसके अलावा जो हमारे पास में लोकल लेवल से, जैसे आपकी तरह के जो मुस्लिम एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो इन पूरे चीज़ों का क्या आप किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, नवाब मलिक साहब हो गए, नहीं ग्राउंड लेवल पे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने यू वाउच्ड फॉर इंडियन लॉ। आई गॉट अ क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं ना किसी को कंट्रोवर्शियल तो नहीं, मैं बताता हूँ जो है वो है, सोशल मीडिया में जाना है, कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। मुस्लिम्स आर ड्रिवन बाय योर मस्जिद्स एंड मॉस्क एंड ऑल दैट। जी, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप वोट डालने जाते हो किसी मुस्लिम में, आप डाल देते हो क्योंकि आपको डालना है, बराबर, चलो भाई ये मुस्लिम है, उसको एमएलए नगर सेवक बना दो, थोड़ा अच्छे से बात करते बराबर, अपना फ़ोन उठाता है, इसको बना दो। आप इस बार देखो, रोजा इफ्तारी की दावत करा देगा, रोजा इफ्तारी की दावत करा देगा, बाबा सिद्दीकी हो गया काम। तो आप देखो जो मुस्लिम्स का इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है, जो बीजेपी जिसको ऑब्जेक्शन भी रहता है, मस्जिद में अनाउंस हुआ है जी, तो इस पे राज ठाकरे ने फतवा दे दिया था राज ठाकरे ने कि भाई ये मस्जिद में क्यों अनाउंसर है। तो बेसिकली क्या है ना, मुस्लिम्स आज भी इज ड्रिवन बाय, बिकॉज क्या होता है ना, आपका ट्रस्ट होता है वहाँ पे, आपका ट्रस्ट वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लीडर्स का प्रॉब्लम है कि उन्होंने वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया आपके पास, हमेशा धोखा ही मिला है आपको। वो अपने बच्चों का सोचते हैं, वो अपने बच्चे को नेता बनाएगा, अपना बैंक अकाउंट का सोचेगा, उसका उतना ही काम है। जितने भी लीडर है ज्यादातर, इफ नॉट ऑल 90%, तो वैसा है। तो इसके लिए ना ये हमारा ड्राइव देखो ना आप 2024 का कैसा ड्राइव हुआ है कि भाई मस्जिद में बोला कि आप वोट डालो। अच्छा, मस्जिद में तो मैं, हमारी मस्जिद में भी हुआ, किसी ने ये नहीं बोला कांग्रेस को वोट डालो, बस बोला वोट डालो, समझ गए। अब वो लोगों को समझ में आता है ना, बीजेपी को तो डालना नहीं है तो किसको डालना है फिर। मूविंग ऑन टू सेकंड सेक्शन भाई, तो ट्रस्ट लोकल लीडरशिप पे या हमारे जो मुस्लिम एमएलए एमपीज होते हैं उस पर मुसलमानों का बहुत कम ट्रस्ट है, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग स्टफ। दे शुड वर्क हार्ड। मगर आदिल भाई वो तो वो रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर एक्शंस है ना, उन्होंने भी तो वैसे काम किए नहीं था भाई कि ट्रस्ट वाला हो। एग्जैक्टली, ठीक है, नहीं तो मतलब ये पूरी तरीके से हमारी जो जितनी भी डिस्कशन रही है उसके कॉन्ट्ररी ही जा रहा है। अब अगर देखो तो इसको, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो, जिसको आप फेसलेस भी कहना चाह रहे हो, कि कोई फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब मुस्लिम अगर एक पैर भी घर के बाहर निकाले ना तो कॉन्स्पायर तो नहीं कर रहे। ये दिस इज द जनरल पोजिशन कि आप जैसे अगर हम बेसिकली कुरला की बात ले लें, मुंबई की बात कर ले, तो अपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात कर लेते हैं, तो ऐसे कोई रिलीजियस स्कॉलर्स है, कुछ थोड़ा भी कुछ करने जाएंगे या कुछ एक पॉजिटिव नोट पे अपलिफ्ट करने भी जाएंगे उम्मत को, तो उनको इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। दो चीज़ बोला मैंने, एक तो फेसलेस हो, दूसरा कार्डर बेस्ड हो, तीसरा सेकुलर हो, और चौथा वो इलेक्शन इमीडिएट नहीं लड़ना चाहिए। बराबर, अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो, मतलब ये 3-4 चीज़ है। अगर देखो मुस्लिम लीग भी तो बनी थी, बराबर, वो आप इलेक्शन लड़ लेते हो, इलेक्शन लड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है ना, वो बहुत बड़ी वो तोड़फोड़ होती है वहाँ पे, क्योंकि वो पर्सनल एम्बिशन बीच में आते हैं। तो इफ यू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन which support a party which gives you what you want, that is a type of organization you want to build. And if there is no such party, then you create your own party because you already have cadre. But the problem with this argument that basically I am seeing is कि जब हम ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल के लिए, आप तो लॉन्ग टर्म की बात कर भी रहे हो,
सो अगर हम 10 साल की बात कर लेते हैं, वी हैव 10 साल इज नॉट लॉन्ग। नो 10 years of operation that we have recently seen, ठीक है। So wasn't this like these two reigns enough for us to ask something from the opposition? Obviously it is. It is our right. I am not saying that you should not ask. You should ask. You should demand. And there are people who are demanding. Right? जो मौलाना वगैरह बोल रहे हैं, आप अल्पसंख्यक क्यों बोलते हो, मुस्लिम बोलो। अच्छी बात है, मैं यही बोल रहा हूँ, सबको अपना अपना डिमांड करना चाहिए। मेरी थॉट अलग हो सकती है, मुझे लगता है कि भाई मतलब ये ठीक है, मैं लेकिन उन पर थोप थोड़ी रहा हूँ। बराबर, आप बिंदास बोलो, नहीं कर सकते। आप बोलो आरिफ नसीम खान ने बोला मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, मेक सेंस, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मौलवीज बोल रहे हैं मुस्लिम बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। देखो आप ये समझो बात को कि हर तरह से ना ओपोजिशन के ऊपर प्रेशर डालना भी ज़रूरी है, और कुछ समझदार लोग ऐसे भी होना जरूरी है जो समझे कि भाई टाइमिंग क्या होती है। बराबर, इट्स नॉट, पॉलिटिक्स में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमिंग मोदी को समझा था तो उसने 2011-12 में अपने आप को लॉन्च कर दिया। उसने पहले एक बिल्ड किया, करप्शन मूवमेंट ये वो, और फिर उसके बाद में जब लोग परेशान थे तो बोला भाई आई एम द होप। सो टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। Fair enough. Moving on to second section, Adil bhai, forthcoming election, Maharashtra elections. Maharashtra obviously बहुत important state, Bombay being the financial capital of India. It pretty much is the economic pulse of India. ठीक है, और खैर बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज का इसके अंदर रोल रहा है, बाकी सारी पार्टी से इम्पैक्ट नहीं कर पाए। मेजोरिटी लिए आपके पास में 3 मेजर प्लेयर्स हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, एनसीपी, शिवसेना, ठीक है। अब वो बात अलग है तो कौन सी शिवसेना, एनसीपी भी कौन सी दो चीज था, सो एंड कांग्रेस। एंड सो स्टार्टिंग विद द लीस्ट, व्हाट डू यू रेकन फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग के यार, हाउ वुड समाजवादी पार्टी, उसका कुछ होल्ड बचा है महाराष्ट्र के अंदर? समाजवादी पार्टी का तो 2 एमएलए है, अबू आसिम आजमी गोंडी से, रईस शेख, खैर वो जब तक आया था इंशाल्लाह जीते ही नहीं, जीतते रहेंगे। उन्होंने खानदान में लिखवा दिए। दो सीट है उनकी, वो 2 सीट आएगी, ठीक है। एंड आपके हिसाब से डू यू थिंक बाय एंड लार्ज देयर इज गोना बी अ सिमिलर वे, जिस तरीके से जो नेशनल लेवल पे रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि जब पिछली बार ये ले लीजिए भाई, सॉरी सो व्हाट नाला ग्लास ये ले लीजिए, राइट, चलेगा। हाँ, सो बेसिकली जैसे आपने नेशनल लेवल के जो आपने एग्जिट पोल्स आपने जो किए थे वो माशाल्लाह से सही थे, और आपने कहा कि यार मैंने खुल करके उतना बोला नहीं था स्टार्टिंग में। सो आई एम सेइंग इसके इस लिहाज से महाराष्ट्र के इलेक्शंस के हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो महाराष्ट्र के हिसाब से ना अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना गुजरात और हैदराबाद के, जी, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री और फलाना का जो भी, हाँ, मेडिकल डिवाइस वगैरह जो भी, हाँ, ऑयल रिफाइनरी, ये सब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना। जैसा मैंने आप लोग को बोला ना 80% लोग रूरल में रहते हैं, राइट, दे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो गुजरात में पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी जस्ट लाइक दैट, जी, they are voting because they know BJP will get them something, Tata, Airbus and all that. तो अगला इलेक्शन मेरे को, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, रिजल्ट्स तो क्या होंगे उसको टाइम है क्योंकि अभी कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बाय एंड लार्ज अगला इलेक्शन महाराष्ट्र अस्मिता पे होगा। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो चला गया जी, वो सेंटर के लिए था, उन्होंने बोला था 400 आएगा वगैरह वगैरह, तो वो चला गया। जो महाराष्ट्र के एक पॉइंट वो है कि महाराष्ट्र का जो अस्मिता है और महाराष्ट्र से जो प्रोजेक्ट्स गए हैं, इसके ऊपर दूसरा इन्होंने 2 पार्टी को तोड़ा है और लोग बहुत नाराज़ है, ठीक है। एज फार एज बीजेपी ने शिंदे को तोड़ के गवर्नमेंट बना ली थी, तो दैट वाज फॉर लॉट ऑफ महाराष्ट्र पीपल, दैट वाज स्टिल फाइन कि भाई ठीक है, उद्धव ठाकरे भी तो कांग्रेस के हाथ गया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बना ली। लेकिन जब आपने शिवसेना का सिंबल भी छीन लिया, पार्टी भी छीन ली, फिर एनसीपी का सिंबल भी छीन लिया, फिर पार्टी भी छीन ली, तो ये 2-3 जो पॉइंट है ना, इसी पे इलेक्शन होने वाले लार्जली। अच्छा, आप देखो ये लोग घबरा गए हैं अभी ऑलरेडी, वो 1500 अभी कुछ औरतों को दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी बजट में अनाउंस किया है, दे हैव अनाउंस्ड फ्रीबीज, बहुत सारे फ्रीबीज बजट वगैरह में, हाँ, तो रेवड़ी तो ये बाहर बोलते हैं, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में जी। एमवीए को ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, अपर हैंड है, बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट 30-31 सीट्स, सो मोर लाइकली, सो बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद इंडियन अपोजिशन पार्टीज, दे गेट कॉम्प्लेसेंट,
एंड दे स्टार्ट फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. तो दिस आर द टू प्रॉब्लम्स. तो ये ऑलरेडी शुरू भी हो गया है. तो कॉम्प्लेसेंसी का तो मेरे को पता नहीं, बट दे स्टार्टेड फाइटिंग. सो वन लीडर विल से भाई हमारी पार्टी का सीएम होगा, हम सीएम फेस अनाउंस करना चाहिए. दूसरा लीडर बोलेगा नहीं नहीं इलेक्शन के बाद करते हैं. शरद पवार ने बोला कि लोग वापस आ सकते हैं और एक बोलने नहीं जा रहे हैं. हाँ मतलब जो भी है. तो ये 2-3 चीज़ है. तो एक तो अपना महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र अस्मिता, दूसरा महाराष्ट्र से जो प्रोजेक्ट्स चले गए हैं, थर्ड जो पार्टीज को तोड़ के इन्होंने सब कुछ किया, सिंबल विम्बल छीन लिया, ये दीज आर 2-3 थिंग्स. अब बीजेपी क्या प्लान कर रही है अपने को नहीं पता है, बिकॉज दे गॉट लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल सिटिंग देयर डूइंग डेटा क्रंचिंग. दे रिसोर्सेज भी बहुत है. दे हैव द एंटायर मीडिया, दे हैव मनी, पावर, दे हैव लीडर्स. सो बहुत कुछ है. इस इलेक्शन में जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 1,35,000 करोड़ खर्च, ट्रिलियन मार्केटिंग पे खर्च 135, जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जी बिल्कुल दुनिया का वन ऑफ द एक्सपेंसिव इलेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव. तो अभी महाराष्ट्र जैसा आपने बोला फाइनेंशियल कैपिटल है. तो ये जो पार्टीज वगैरह तोड़ी भी गई थी, गवर्नमेंट जो तोड़ी भी गई थी, इसी के लिए तोड़ी गई थी क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है. तो क्या होता है कि अगर आप महाराष्ट्र में सत्ता में हो तो सम हाउ द बिग बिजनेसमैन विल हैव टू फेवर यू, द पॉलिटिकल पार्टी, whoever is in power. तो उनको वो भी डर था कि अगर महाराष्ट्र में ज़्यादा टाइम तो सत्ता में रहेगा तो बिजनेसमैन तो बीजेपी हो गया, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ थोड़ा उसको भी देने दे, ऐसा मत कर मेरे साथ. तो उनका भी रिसोर्सेज बिल्ड होता है इसके लिए. तो ये 2-3 चीज़ है मेरे एक इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल करके आता था. फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन हुए थे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक और लॉट ऑफ एंगर नहीं बोल सकता कि डिसकंटेंट था बीजेपी लीडरशिप के साथ नेशनल इलेक्शंस में. बहुत लोग ये बोल रहे थे कि यार अब नितिन गडकरी को आ जाना चाहिए और योगी बाबा का टाइम आ गया है. मोदी हैज नॉट मैनेज टू गो अराउंड एंड डू थिंग्स द राइट वे. ठीक है. इनफैक्ट देयर वाज आल्सो अ टॉक कि यार जो गोरखपुर में जो बीजेपी वर्कर्स है यूपी के, वो है अनहैप्पी अमित शाह साहब से, दिल्ली वगैरह. सो व्हाटएवर. हाउएवर व्हाट दे आर्ग्यू इज कि महाराष्ट्र की सिचुएशन ज़्यादा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि प्रीडोमिनेंटली जो बीजेपी का मेजॉरिटी रनअप या भागदौड़ जो है वो फेस महाराष्ट्र के अंदर नितिन गडकरी साहब है. एंड आउट ऑफ ऑल द पीपल इन द बीजेपी नितिन गडकरी साहब को बहुत क्लीन और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन माना जाता है. थोड़ा सा न्यूट्रल, जेनरिक. और लोग जब डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो बिगेस्ट वन ऑफ द डेवलपमेंट्स वो देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नितिन गडकरी हैज प्लेड अ मेजर रोल. ठीक है. सो वो ये कहते हैं कि तो वो ये कहते हैं कि एंटी बीजेपी वेव उस तरीके से नहीं होगा जैसे कि नेशनल इलेक्शंस में देखने को मिला. करेक्ट. व्हाट वुड यू से टू दैट? सी आई टेल यू, महाराष्ट्र में ना अभी का जो पॉलिटिक्स है ना उसमें भी 2-3 वेरिएबल है. एक सबसे बड़ा वेरिएबल कास्ट का फैक्टर है. सो देयर इज अ फाइट बिटवीन मराठा एंड द ओबीसी. मराठा आरक्षण का चल रहा था. अब ओबीसी वालों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. लक्ष्मण हाके करके उनका लीडर है, वो कर रहा है. ठीक है. तो महाराष्ट्र में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगी. तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी कास्ट आती है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसमें क्या होता है ना, जब आप पावर में हो तो आपके पास पावर है, आप मराठा को आरक्षण दे सकते हो, आप दे रहे नहीं हो. तो इमीडिएटली वो कास्ट तो उसके खिलाफ हो गई. तो एंटी चले गई. तो मराठास विल लार्जली अभी जो इलेक्शन गया भी है वो बेल्ट की बात है. इट इज़ नॉट अबाउट मराठा. मराठवाड़ा जो बेल्ट है ना उसकी बात है, जहाँ पे बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती ये इलेक्शन में. बीड़ और ये सब, बीड़, औरंगाबाद, जालना, ये पूरा सेक्टर. हाँ. तो वो एरिया में मराठवाड़ा में वहाँ पे नहीं जीती बीजेपी एक भी सीट. तो एक तो कास्ट का वेरिएबल बहुत प्ले करेगा कि भाई कौन सी कास्ट है, क्या है. क्योंकि हम लोग मुंबई में बैठे अपने को समझता नहीं है. बट इफ़ यू, जैसे मैंने बोला ना, इफ़ यू लुक एट रीजनल मीडिया यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो ओबीसी, मराठा, धनगर समाज है, उनको भी आरक्षण चाहिए, उनको भी रिजर्वेशन में आना है. तो वो बड़ा एक फैक्टर है. दूसरा फैक्टर है कि भाजपा के पास कोई भी ओबीसी लीडर नहीं है. जी. भाजपा के पास जो लीडरशिप है वो ब्राह्मण है. फडणवीस, राइट. एंड दे डू नॉट हैव एनी ओबीसी लीडर आफ्टर गोपीनाथ मुंडे. जी बिल्कुल. अच्छा, दे आल्सो हैव ओनली मराठा लीडर्स. बराबर. तो एक तुम्हारा चंद्रकांत पाटिल है
यहाँ पे अजित पवार भी मराठा है, वहाँ पे एकनाथ शिंदे भी मराठा और है। ये बात तो प्राजक्ता मुंडे को टिकट भी नहीं दी उन्होंने ना मेरे ख्याल से। नहीं, पंकजा मुंडे को पंकजा मुंडे दी दिए, हार गई वो। हाँ, हार गई 6,000 वोट से हार गई वो जी। वहाँ पे 4 लोग ने सुसाइड किया उसके हाथ में। हाँ, मैं परसों पढ़ा था कि उसके फॉलोअर्स में भीड़ में उसके फॉलोअर ने 4 लोग ने सुसाइड किया जी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कास्ट का फैक्टर महाराष्ट्र में बहुत चलने वाला है, और इन्होंने जो 2 पार्टी को तोड़ी उसका फैक्टर चलेगा, महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स है वो चलेगा, उसका फैक्टर चलेगा जी। सारा इलेक्शन मुझे लगता है इट विल बॉयल डाउन टू द काइंड ऑफ कैंडिडेट दैट यू गिव इन दी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पर ही। आपने ये जनरल बात कर दी, बट व्हाट वुड यू एडवाइज और व्हाट वुड यू प्रपोज क्या फॉर द मुस्लिम्स टू डू? मुस्लिम्स के लिए ब्राइट चॉइस क्या होगी? मुस्लिम्स और ये दिस इज जनरल ओपिनियन। हाँ, जनरल ओपिनियन क्या बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम्स के लिए देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे 2 अलायंस का इलेक्शन होता है जी। तो वही लेसर रिवील वाली सीन है, बट मुझे लगता है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस बार मैनिफेस्टो में मुस्लिम्स के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी MVA की जो पार्टीज़ है वो लेके आएगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई इन्होंने बहुत एग्रेसिवली वोट दिया है, ठीक है, एंड डिस्कंटेंट अमंग मुस्लिम्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अब ये जो पॉडकास्ट देखेगा उसमें भी उन लोगों को दिखेगा, जो भी डिस्कशन अपना देखेगा, अरे यार कुछ तो मिल रहा नहीं है, हम तो फ्री में वोट दे रहे हैं, है ना। तो वो I mean, this is just general populace ना यार, ये लोग ये सवाल पूछते हैं तो ऑब्वियसली पूछना चाहिए। हाँ। तो ये अब ये तो पार्टीज भी समझ रही है कि भाई मुस्लिम्स ने एक बार तो चलो ठीक, अब तो क्या मोदी का भी थोड़ा असर कम हो गया है, नाउ ही इज आल्सो ऑन द 2 बैसा केस, तो वो सब है। तो मुझे लगता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मुस्लिम्स का मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ आना चाहिए। बाकी अपने पास चॉइस तो कुछ है नहीं, इवेंचुअली अगर अपने को इंश्योर करना है, देखो जितना बीजेपी वीक होगी उतना मुस्लिम्स के लिए अच्छा है, सिंपल एज दैट, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। इट इज नॉट स्टार्टेड बाय मुस्लिम्स, अननेसेसरी स्टफ व्हिच बीजेपी हैज डन, दे हैव लॉस्ट अ वोट बैंक ऑफ 12-15। जब कोई वाइज मैन विल कम देयर, नो, दे विल थिंक कि भाई हमने आरएसएस का मोहन भागवत ने बोला, पता है आपको? जी अभी बोला है कि यू रीच आउट टू मुस्लिम्स एंड दलित्स, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? बराबर। And reach out to them. Why are you not reaching out to them? मतलब क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? वो मतलब वो जब RSS का चीफ बोल रहा है तो आप समझो ही इज अ वाइस मैन ना। Of course, वो पॉलिटिक्स JP नड्डा ने बोल दिया था इलेक्शन के पहले, भाई हमको तो RSS की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक्चुअली रिप्लाइड बाय सेइंग कि बीजेपी को जरूरी था ये झटका, जरूरी था ना तुमको मेजर सेटबैक। हाँ, तो वही मैं बोला ना, RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो हम भी सेटबैक देते रहेंगे कांग्रेस को जब हमारा काम नहीं हुआ। राइट, फेयर इनफ। अच्छा, एक पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से या एटलीस्ट से 5 years से एक महाराष्ट्र के अंदर चलन देखने को मिला है। यू सी अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स डायरेक्टिंग देयर व्हाट यू कॉल के सपोर्ट इन द सेंस टुवर्ड्स शिवसेना, ठीक है। हाउएवर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वही पढ़े लिखे शिवसेना मुस्लिम्स का क्रिटिसिज्म भी एक हेल्दी शिवसेना के लिए, राइट, एंड विच इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स पास में जो हुआ है। एंड दे से कि यार हम एक जो सर्टन जो एक जनरेशन गुजरा है वो क्या है कि यार हमने अपनी आंखों से देखा है 92 राइट्स वगैरह की जो सिचुएशन के अंदर, तो हम उसको भूल कैसे जाए, नंबर 1। नंबर 2, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑफ कोर्स द लीडरशिप हैज चेंज, दे हैव ब्रॉडन देयर व्यूज एंड स्टफ लाइक दैट, वी कैन सी ऑल ऑफ दैट, आदित्य ठाकरे वगैरह, बट दे स्टिल हैव मतलब इन द सेंस वो इतना ज़्यादा खौफजदा है ना कि यार हर किसी ने वादा किया, हर किसी ने धोखा दिया। दे आर्ग्यू कि यार क्या उन्होंने अपने पास की चीज़ के लिए एक्नॉलेज किया है, अगर एक्नॉलेज नहीं भी किया है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आगे चल करके फिर वो वापस से प्रो राइट विंग पार्टीज़ के साथ ना हो जाए। बिल्कुल, वो हमेशा रहता है। ये मुझे भी मतलब जब मैं सोचता हूँ ना इस बारे में, नीतीश कुमार का आप एग्जाम्पल देख लो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे के बारे में और आदित्य ठाकरे तो काफ़ी एजुकेटेड लीडर लगते हैं मुझे, और ये जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं, मतलब जैसा मैंने बोला ना, मतलब स्टडी करके चीज़ों को पढ़े लिखे लोग सेंसिबल करते हैं। दूसरा अगर आप देखो तो मतलब बिल्किस बानो का नाम लेने का कोई सेकुलर पार्टी के लीडर में भी दम नहीं था। तो बिल्किस बानो का नाम उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में लिया कि भाई जो हुआ है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो शिवसेना एक ऐसी पार्टी है ना, एक्चुअली शिवसेना पार्टी नहीं है, शिवसेना एक संगठन है, जैसे एक NGO होती है ना वैसा, और ठाकरे जो है ना उसका ग्लू है, तो वो सारे लोग ठाकरे से जुड़े हुए। एज फार एज जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर बीजेपी थोड़ी ढंग की होती ना, मतलब इतना एंटी मुस्लिम, तो मुस्लिम्स को वहाँ भी जाना चाहिए। Exactly. देखो जब तक आपका पार्टी
देखो आप उद्धव ठाकरे जी को तो समझ में आ गया है कि मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानपुर वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला कैंडिडेट था, नॉर्थ ईस्ट मुंबई वाला, वो कैंडिडेट जीता है गोवंडी की वजह से, गोवंडी मानपुर विधानसभा की वजह से, है ना। तो उनके समझ में आ रहा है कि भाई मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग अस, सो नाउ इट्स टाइम दैट मुस्लिम भी जो पास्ट में हुआ उसको भूल के, और उद्धव ठाकरे की जो सोच है वो ज़्यादा उनके दादा से मिलती है जो सोशलिस्ट थे, प्रबोधनगढ़ ठाकरे। ही वॉज लाइक यू नो बहुत एडवांस, एजुकेटेड, प्रोग्रेसिव, ही वॉज अ प्रोग्रेसिव मैन, सो उनसे ज़्यादा मिलती है। और जो बाल ठाकरे वाला जो सारी क्वालिटीज़ थी वो मुझे लगता है राज ठाकरे में। जी। लेकिन राज ठाकरे ने नॉर्थ इंडियंस के साथ में थोड़ा सा मुस्लिम्स के साथ में अभी तक उसका इतना वो नहीं हुआ है, बट वो एक दो मस्जिद वाला जो अपना स्पीकर वगैरह था वो सब हुआ था। तो मुझे लगता है कि भाई हर पार्टी में मुस्लिम्स को ज्वाइन करना चाहिए। एज फार एज यू आर रिस्पेक्टेड, यू आर वेलकम, यू शुड ज्वाइन दैट पार्टी, यू शुड वोट फॉर दैट पार्टी एंड यू शुड डिमांड योर शेयर। सो जस्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस आदिल भाई की, सो मतलब जो अपना लॉन्ग रन वाली जो आपने बात की है, एंड एट द सेम टाइम कि ये जो मामला है वी शुड पार्टिसिपेट विद देम टू, सो कैन दिस ऑल गेट टुगेदर इन द लॉन्ग रन? नो, दिस इज एन आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि शिवसेना के बारे में मुस्लिम्स को कैसे सोचना चाहिए। बराबर। तो मान लो अगर कोई लड़का है जिसको आज ही पॉलिटिक्स करनी है और कल ही इलेक्शन लड़ना है और वो मुस्लिम भी है, और अगर उसको शिवसेना में जाना है तो उसको जाना चाहिए। कोई लड़का ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो लॉन्ग टर्म काम करूँगा, मेरे को अभी इमीडिएट पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तो वो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जिससे आप एक RSS बनाए, मुस्लिम RSS माइनस द हेट, it has to be secular. Fair enough. On that point ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक जो अभी करंट NDA गवर्नमेंट है तो उसके अंदर नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू, वी हैव देम ऑन रिकॉर्ड जहाँ उन्होंने कसम खाई है। इनफैक्ट पासवान की जो पार्टी थी उनकी जो बिहार में, तो उन्होंने तो कसम खाई थी कि मैं मर जाऊंगा पर मैं मुस्लिम्स का साथ नहीं छोड़ूंगा और बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, राइट। और वी ऑब्वियसली हैव इट ऑन रिकॉर्ड। 2 महीने 3 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू इज लाइक यू नो व्हाट द मोस्ट करप्ट मैन ऑन अर्थ इज PM मोदी, ठीक है। सो हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ PM मोदी इज टेररिस्ट, राइट। सो बट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months जैसी अपॉर्चुनिटी आती है, यू सी एवरीबडी फ्लिपिंग एंड फ्लॉपिंग एंड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो उसके अंदर माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमानों का मामला ये होता है ना, वो ये बोलते हैं यार कि फिर हम किस पे भरोसा करें। एक, हमारे पास एश्योरेंस नहीं है। सेकेंड, ये आज हमको बोल रहे हैं भाई चलो तुम टेंशन मत लो, दिख के तो ये ऐसे आ रहे हैं कि यार हमारे साथ में ज्यादती नहीं होगी, हमारे साथ धोखा नहीं होगा, मगर हम ऐसे बैठे रह जाते हैं हाथ फैलाते हुए और ये काम कर लेते हैं अपना फायदा। सो उस चीज़ को हम कैसे एड्रेस करें? बिकॉज क्या होता है मतलब आदिल भाई, आई टेल यू व्हाट द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज वी एक्चुअली डन अ वीडियो ऑन द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं की हमने सारे ग्लोबली बात की है। आप देखिए ग्लोबली जो यंगस्टर्स का रेशियो है ना, दे आर बीइंग वेरी डिसइल्यूजन विद द सेक्युलर लिबरल गवर्नमेंट्स। इसीलिए आप देखें इंडिया का वोट शेयर क्या है, 60-65%, राइट। 1 बिलियन की पॉपुलेशन में 60-65 इज रियली बैड। मतलब ऑलमोस्ट आपका आधा इंडिया वोट ही नहीं कर रहा है। मतलब बेसिकली स्टैट्स ये है कि 67 है लास्ट इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में 67% था, एंड दिस ईयर इट हैज फॉलन डाउन एंड व्हाट वी रियलाइज्ड ना कि हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि द सेम थिंग इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। पीपल सीम टू बी वेरी डिसइल्यूजन विद द करंट स्टेटस को। इनफैक्ट वो सिचुएशन इतनी खराब हो गई जब रिसेंटली गादा के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, सो ऑल ऑफ दीज गाइज आर हाईली एजुकेटेड इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, मगर उनको ऐसा वो अपनी बातों को मांगने के लिए वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं गए। दे चोज टू गो अराउंड एंड पॉलिटिकली प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर। उनको लगा कि इस तरीके से शायद हमारी बात सुनी भी जाएगी। एंड वी सॉ अ वेरी सिमिलर सिचुएशन विद फार्मर्स इन पंजाब। इवन दो उन्होंने इलेक्शन वगैरह में वोट किया, पर उनको पता था कि एक पॉलिटिकल पर्सन जो है जब तक का उसकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई चीज़ मैच नहीं करेगी वो चीज़ को आगे नहीं ले जाएगा। सो दे एक्चुअली केम ऑन द रोड्स। किसी ने बीजेपी को वोट किया होगा, किसी ने कांग्रेस को वोट किया गया, पर उनको ऐसा लगा कि यार हमारी मांग मंगवाने का तरीका जो है हमको रोड पे पीसफुल प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से शाहीन बाग में भी हमने भी शायद वही किया। एग्जैक्टली, राइट। सो समहाउ उस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे देखेंगे? लोग कहेंगे कि नहीं यार कि यार हम इनके पीछे तो चल रहे हैं, इनका खुद की गारंटी नहीं होती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो क्यों ना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो वाले पॉलिटिकल सिस्टम चीज़ों को अपनाएं जिस तरीके से हम अपनी मांग एटलीस्ट लोगों को सुना तो सकते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। लेट्स से महाराष्ट्र की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस। सो वी रिसेंटली हैव एन इशू विद हिजाब का,
बड़ा मसला हो रहा है, ठीक है, आचार्य कॉलेज का, राइट। नाउ हाई कोर्ट ने वो स्क्वॉश भी कर दिया, ठीक है, राइट। इससे पहले महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं था, राइट। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से कि जब ये पोस्ट इलेक्शंस जो पिछले महीने या 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुसलमानों की हालत बेटर नहीं हुई है, बुरी ही हुई है। इनफैक्ट 1 हफ्ते के अंदर पहले मुरादाबाद में 3 इमामों के मर्डर हो गए, एक अस्तगफिरुल्लाह एक शख्स ने लाइव इंडिया के स्क्रीन्स पे कुरान को जला दिया, ठीक है। एंड देन वी सी सिस्टर्स, ये हिजाब का कहीं ना कहीं चल रहा था, हमने कभी सोचा नहीं था महाराष्ट्र में हो गया। ऑल्सो राउंड अबाउट रमज़ान में हमने मीरा रोड में बड़ा मसला देखा था, राइट। व्हाट वी डोंट सी कि ये सारों में से ना कोई उसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठाता। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शिवसेना की बात ले लें, हिंदू जन आक्रोश रैली हुई थी बहुत बड़ी, ठीक है, जिसके अंदर सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा नारे लगा रहे थे। कोई आकर के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, वो उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के पास में है, पर वो एक हेट्रेड या डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा कर्व करने के लिए कोई बयान नहीं देना चाहिए, किसी को ट्वीट नहीं करना चाहिए था भाई, क्योंकि फिर मुसलमान आदिल भाई डिसल्यूशन हो जाएंगे ना। हाउ विल यू कन्विंस अ यंग गाय जिसने डिस्क्रिमिनेशन देख रहा है, दिन रात ये सारी चीज़ें देख रहा है, वो ये बोलेगा यार चलो इतना करने के बाद में तुम हमको फिर ये बोल रहे हो, चलो मैं वो भी करूँगा, मगर तुम यार एक हिजाब के इशू पे तुम एक ट्वीट नहीं कर सकते। तुमने एक इतनी बड़ी कौम है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुसलमान क्या मांगते हैं, जॉब रोटी, वो तो कोई उसको देने से रहा, ठीक है, उसके कुरान को जला दे, तुम ट्वीट तक नहीं कर सकते। नहीं, वो तो है, बड़ा इशू है ये सब। तो मतलब बेसिकली कैसा है ना, देखिए अब इसमें वही घूम फिर के बात वही सारी चीज़ों पे आती है, फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि कोई आवाज़ नहीं उठाता। देयर आर लीडर्स, मतलब कुछ जैसे अगर आप मुमरा का जो MLA जितेंद्र अवार्ड, जी, आई विल टॉक ओनली अबाउट नॉन मुस्लिम्स बिकॉज मुस्लिम मैटर नहीं करता। और जितेंद्र अवार्ड तो वो काफ़ी मतलब वोकल है, ठीक है, मुस्लिम्स को लेकर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैसी है, ऑब्वियसली होगा, तो वो मतलब बोलते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लिंचिंग वगैरह ऐसा तो नहीं है कि आज स्टार्ट हुआ है, ये बीजेपी के टाइम से, तो ये पहले से चल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब कैसा है ना कि इसके ऊपर भी मेरा थोड़ा सा अलग व्यू है। न्यूजीलैंड में और पोलैंड में दोनों जगह पे मस्जिद के अंदर गोलियां चली थी ना, तो गोलियां चली थी, तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड में तो काफ़ी लोग को मार दिए थे, वाइट सुपरमेसिस्ट थे जी उन्होंने। लेकिन जब पोलैंड में हुआ, तो पोलैंड में जब गोलियां मार रहे थे, तो रफ़ीक करके एक बंदा था जी, उसने कूद कर उसको पकड़ा और उसको पकड़ा, उसको रोका, पकड़वाया, उसको अरेस्ट भी करवाया। तो कैसा है ना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा इस्लाम हो, ये हमको राइट देता है सेल्फ डिफेंस की जी। सो वी विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस फियर। मान लो कल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अपने सामने या अपने पर भी कोई अटैक होता है, सेल्फ डिफेंस इज आवर राइट, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है बिल्कुल। तो अपने को सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा अपना खुद का। जहाँ तक ये लीडर्स है, इनसे हमको डिमांड करना पड़ेगा कि भाई तुम ये इशू पे बात करो। जो मुस्लिम NGOs है, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई आप ये इशू के ऊपर आपका स्टेटमेंट दो। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, मान लो कल अगर आप लोग अल्लाह आपको एक मतलब तरक्की दे और आप एक बड़ा सेटअप बने, मतलब फॉलोअर्स हो जाए, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, वॉइस बन जाए, तो देन यू शुड गो एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देम कि आप भाई हमारा वोट लेते हो, आप क्या कर रहे हो, राइट। तो इसमें क्या है ना कि अभी फ़िलहाल अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कोई नहीं है, उनको भी फ्री हैंड दिया हुआ है, हम भी वोट दे, आवाज़ उठाने के लिए भी नहीं, हम भी वोट देते जा रहे हैं। एक्चुअली अगर आप छोटे छोटे लेवल पे देखोगे तो आवाज़ उठाई जा रही है, जी, ठीक है, बड़े लेवल पे नहीं है। जैसे मतलब अगर आप देखोगे तो CPIM है, CPI ये छोटी पार्टी है, लेकिन दे आर रेजिंग देयर वॉइस, तो वैसा है। बट देन ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है हाँ सिचुएशन हेल्पलेस है, we are not demanding the accountability. So as a QAM, as a Muslim QAM, the solution is simple, that you start demand accountability from the leaders who you vote, and they will raise. Correct. So basically अपने लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये पूछा था कि आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया शिवसेना के ऊपर भाई, एंड होपफुली अभी कैंपेनिंग का दौर है, फिर जैसे आपने बोला ना कि विल हैव टू वेट टिल द मैनिफेस्टोस कम आउट, और फिर इसके बाद में पीपल कैन चूज एंड डिसाइड कि यार कौन से कैंडिडेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। फेयर इनफ, यू मेड योर पॉइंट वेरी क्लियरली। एक 2-4 जनरल चीज़ हैं अगेन, एंड दिस इज प्योरली फ्रॉम एक मुस्लिम जो महाराष्ट्र में रहता है उसका वोटर्स के पर्सपेक्टिव से। सो
अगर ये सारी पार्टीज वेदर शिवसेना हो कांग्रेस हो इफ़ दे एक्सपेक्ट कि यार माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स उनको वोट करें तो डोंट यू थिंक कि उनको ये सारी चीज़ों के ऊपर बोलना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल हिजाब का इशू अननेसेसरी 2 कॉलेजेस का बन गया, दिस इज समथिंग कि कोर्ट जाने की भी जरूरत ही नहीं, ऑल इट वुड टेक एक सिंगल कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर आता, वो कॉलेज अथॉरिटी से बात करता था, मामला खत्म हो जाता। तो बोलने का मकसद है कि आई मीन आई डोंट नो, अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म में तो आई वुड सजेस्ट कि अगर इस तरीके से ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज के या उनके बड़े लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि मुस्लिम्स फील डिस्क्रिमिनेटेड, और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी नॉर्मल कम्युनिटी भी जो माइनॉरिटी अगर वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करती है, और अगर आप चाहते हो कि एंटी बीजेपी स्टैंड बनाई जाए और आप बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करने का जो वादा करते हो, तो यू शुड डू दैट। एग्जैक्टली सी क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना मुस्लिम्स को पुश करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 कि भाई मतलब आपको ये सब चीज़ पे ना यू हैव टू रेज योर वॉइस। प्लस बहुत सारी एनजीओज है, फिर हमारे आलिम दीन है, हम सबको मिलके भी आवाज़ उठाना पड़ेगी। एक नॉन पॉलिटिकल क्या होता है, सीए एनआरसी जब सीए आया था तो किसी पॉलिटिशियन ने जाके नहीं बोला था बराबर कि भाई ये गलत है, सही है, आवाम ने खड़ी हो गई, आवाम खड़ी हो गई। आवाम में इतना गुस्सा था जब हम लोग ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे कुरला के अंदर LIG कॉलोनी में, तो हम लोग को नहीं लगा था 10-15 हज़ार लोग आ जाएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीडर बन गया, ये है कि लोगों में गुस्सा था, ग्रास रूट लेवल पे लोगों में गुस्सा था कि भाई आए। तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा एज ए मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम एक्टिविस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके जो भी होता है, चाहे हिजाब से रिलेटेड इश्यू हो, जैसे अभी वो एक सुमैया कॉलेज में प्रिंसिपल थी परवीन करके, उनको सिर्फ एक कुछ ट्वीट उन्होंने लाइक किए तो उनको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। वैसे कोई इशू हो तो ये सब इशू पे एक प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल कि भाई अपन चलते हैं और मतलब इसके ऊपर कुछ करते हैं, बट देन उतना मेरे को सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। बट देन आई थिंक इसके ऊपर ना काम होना चाहिए एक ग्राउंड लेवल के ऊपर। मुस्लिम्स अगर खुद आवाज़ उठाना शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टीज विल कम। देख क्या होता है, प्रेशर देख प्रेशर होता है, दूसरा क्या होता है, उनसे लोग तो पूछेंगे ही ना। मान लो अभी कांग्रेस का जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहेगा, उसको पूछेंगे अरे वहाँ पे वो बैन हो गया, यहाँ पे 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे, तुम्हारा क्या बोलना है, तो ही हैव टू गिव सम रिप्लाई। सो दैट इज देयर। प्लस जैसा मैं बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा अनसिविल हो गई है इंडिया, एंड आई वांट टू से दैट ऑन दी कैमरा इज ऑन। इतनी अनसिविल हो गई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग मतलब सिराज को कुछ भी बोल देना, हेट को इतना मेन स्ट्रीम करना, दिस इज़ नॉट सिविलिटी। तो वो तो मुझे लगता है कि पूरा ना सिस्टम और पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अपब्रिंगिंग का इशू हो गया है ये। कुछ भी कर रहे हैं लोग, मतलब आइडियोलॉजी नहीं, अपब्रिंगिंग का इशू है ये, सिंपल। क्योंकि अगर आप क्या है कि अगर इंडियन कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर कुछ कर रहा है उस पर आप बोलोगे भाई तेरा अल्लाह के जिताएगा, तो दिस इज नॉट राइट। दिस इज समथिंग दैट शुड बी टॉट टू द किड्स व्हेन दे आर स्मॉल कि भाई कैसे बिहेव करते हैं। इसी का एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट वीक कपल वीक्स बैक आई सॉ नाला सोपारा से बाहर एक लड़की बाहर निकली, वो या लड़का इतना बड़ा पाना लेके उसका रोड पे सर फोड़, और सारे लोग बैठ के वीडियो बना रहे। भाई कोई नहीं आया। तो अपन क्या सोसाइटी, मतलब ये कौन सी सोसाइटी है भाई? अगर ये सोसाइटी एक मासूम औरत को दिन दहाड़े स्टेशन के बाहर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, तो वो लोगों को या आवाम को क्या पॉलिटिकल अक्यूमेंट देगी और वो इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग कैसे देंगे? बस समझ नहीं आता ना ये सारी चीजें। वी आर एट द लोएस्ट ब्रिंक ऑफ मॉरल डिजेनरेसी। एग्जैक्टली, मॉरल कंपास हमारा मतलब तहस-नहस हो चुका है, इट्स कंप्लीटली गॉन। लाइक तो ये ऐसा नहीं था इंडिया पहले, बिल्कुल नहीं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमारे पास में इर्रेस्पेक्टिव अक्रॉस रिलीजन ना एक अदब, एहतराम, तमीज, याद। यार छोटे केला वाला रोड पे भी रहता था, उसको हम चाचा बोल के बोलते थे, राइट? और अभी मतलब इट्स आई डोंट नो, समटाइम्स आई फील कि यार ये भी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पीपल इन पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि यार एजुकेशन सिस्टम आपका ऐसा होना दैट शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? मुझे ऐसा लगता है। तो यही कंक्लूजन, मतलब पिछली दफ़ा भी हमारी शायद इसके सेम टॉपिक पे बात हो रही थी, जैसे आपने अपब्रिंगिंग के लिए कहा, ठीक है? तो अपब्रिंगिंग वाला मामला है जो हमने रिसेंट इलेक्शंस में भी देखा है। द पीपल हु हैव वोटेड फॉर द राइट विंग पार्टीज आर मोस्टली फ्रॉम अर्बन एरियाज। तो और वी कैन एक्सपेक्ट एंड वी कैन होप दैट दीज आर द पीपल हु हैव गॉट द बेस्ट एजुकेशन, मोस्टली एजुकेटेड तबका है, एग्जैक्टली, जिनको मतलब फैसिलिटी वाइज अगर देखेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखते हैं मुंबई में, सो दे आर well enough than the public private schools in rest part of the India. उससे बेहतर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स है मुंबई की। तो यहाँ के लोग जब हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी, इतना बड़ा तबका 35% इज नॉट अ लेस नंबर टू वोट फॉर द राइट विंग पार्टीज, जब हम इतनी बड़ी तबके को हम देख रहे हैं कि ये
हेट फील्ड पॉलिटिक्स के पार्टिसिपेंट्स है ये और उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। राइट। सो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया अपब्रिंगिंग का मसला है, तो इट गोज डाउन टू द एजुकेशन सिस्टम टू। राइट। तो जो चीज़ हमको स्कूल में सिखाई जाती है, जो सिविक प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं कि आपको ऐसा इस तरीके की चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, हेट से बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मतलब बेसिक मोरालिटी को हमको मतलब इंट्यूशन में दिया जाता है कि हाँ बचपन से आप ये सीखो, आप अच्छे रहो, सारा कुछ करो। हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई वो सारा नैरेटिव इज गॉन। अब ये जो सारा पढ़ा लिखा तबका जब ये सारी चीज़ कर रहा है, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी जो भाई ने बहुत अच्छे से बोले कि ये भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि आपके मॉरल कैलिब्रेशन आपका गवर्नमेंट करे। तो हम ये कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे आज? नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप और ज़्यादा आपका ब्रेन वॉश किया जाए। गवर्नमेंट तो चाहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाए। गवर्नमेंट नहीं करेगी है। एजुकेशन सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन से लोगों का मॉरल कंपास चेंज होता होगा। क्योंकि नरोडा पाटिया में जो 2002 में जब राइट्स हुई थी, तो उसके अंदर एक गड्ढे के अंदर 60 मुसलमानों को जलाया गया था। वो बंदी मेडिकल डॉक्टर है, आई फॉरगॉट हर नेम, वो डॉक्टर है, शी इज़ अ मेडिकल, शी स्टिल इन जेल आई थिंक। तो वो मेडिकल डॉक्टर है। तो एजुकेशन नहीं, इसमें क्या होता है ना, ये कंप्लीट ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जो अपना कास्ट स्ट्रक्चर है इंडिया में, दूसरा आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है ना, उस पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखो लेस एजुकेटेड लोग जो रूरल में हैं, दे अंडरस्टैंड कि ये हमको लड़ा रहा है, तो अपने को ना इसका साथ नहीं देना है। पर यहाँ पे जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको नौकरी है, जिसके पास कार है, जो वीकेंड में मूवी देखने जाता है, उसका पेट भरा हुआ है, तो उसको समझ नहीं आ रहा। तो उसको क्या मिल रहा है? उसको सर्जिकल स्ट्राइक, राइट्स, ये सब मिल रहा है, मास्टर स्ट्रोक्स। तो उसको मज़ा आता है उसमें, और वो उस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता एजुकेशन से सॉल्व होगी। और दूसरी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है पर मैं बोल देता हूँ, हुकूमत का जो मज़हब होता है ना, वो बहुत फास्ट फैलता है जी। उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। अग्री, मेक सेंस। सऊदी में जब हुकूमत आई सऊद वाली, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा जो वहाबिज़म है वो अच्छे से फैला। उसके पहले नहीं था। उसके पहले इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये था। वो सही गलत वो सब अपनी जगह पे, बट देन इट्स एन एग्जाम्पल कि हुकूमत का धर्म बहुत फास्ट। हिंदुत्व 2014 तक कहाँ था? होगा थोड़ा बहुत कहीं बराबर, एक आइडिया से, बट कितनी फास्ट फैला है मेन स्ट्रीम। आइडिया नीड्स एन एस्टैब्लिशमेंट टू वर्क। राइट, वही हो रहा है। जैसे आप सऊदी का एग्जांपल दिया, इंडिया का एग्जांपल दिया, सेम दैट इज हाउ इट वर्क्स। बेसिकली हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो when the idea is right, तो फिर if the idea is right, if the leader is right, a right thing will, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इंसानियत के लिए खैर ही होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, अपने माशाल्लाह से pretty much we've covered most of the things, right, what we wanted to। एक एज अ यूथ आप बाकी यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो मैं यही देना चाहता हूँ कि भाई आप, जैसा मैंने बोला, लक्की जनरेशन है, पढ़ना लिखना शुरू करो। पैसे नहीं है तो आप इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ सकते हो जी। ये देखो कि भाई जो साइट है वो वेरीफाइड है, कोई अच्छा बड़ा पोर्टल है, वहाँ जाके आप पढ़ो। ये रील्स से या फिर वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट अनलेस यू गेट इनटू इट, अनलेस यू रीड इट, यू विल नॉट नो कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। तो आप लक्की जनरेशन हो, आप उसका फ़ायदा उठाओ, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। इट स्टार्ट्स विथ व्हेन यू टॉक। सबसे बड़ा जिहाद है ना बात करना, कहीं से शुरू होगा कि भाई आप रोको, पहले तो आप बोलो, बाद में रोको, बाद में फिर सजा दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क्लियर कट हदीस है कि स्पीकिंग कलिमतुल हक, वर्ड ऑफ ट्रूथ अगेंस्ट अप्रेशन इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ जिहाद। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये तो इसकी हो गया। व्हाट वुड यू एडवाइस मुस्लिम यूथ? सो फॉर एग्जांपल ऐसा था ना कि हम जब बड़े हो रहे थे मेरे ख्याल से, तो हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था, हमको एडवाइस करने वाले भी बहुत कम लोग थे, राइट। बट आज इनके पास में इतने सारे रिसोर्सेज, बट वी सी अ लॉट ऑफ देम यू नो बीइंग डाइग्रेस टू यू नो, कभी नशे के अंदर, कभी कुछ चीज़ों के अंदर। सो आप, हम उनको क्या एडवाइस देंगे आप? तो एक तो मैं दे चुका हूँ, वो तो जनरल छोड़ दो उसको। मैं तो एडवाइस देना चाहता हूँ भाई पैसा कमाओ। बराबर,
आप ना start making money. Okay, you do a job, you do a business, whatever you do, stop wasting your time. बराबर. Because जितना आप time waste करोगे, क्योंकि eventually if you become financially independent, Right. अगर आपको stature आप then only you can think about com, you can think about you External know चीज़ें. how you want to shape. you know how you want to shape the society, your family, जो भी. etc. So it is very important that apart from raising your voice, apart from gaining knowledge, somehow study, if you are a student, become something, start making good money, and then you spend that money you know for a right cause. Some part of it obviously for the com, some part of it in a charity. जो भी ज़कात चीज़. तो हमको देना ही है. बिल्कुल, लेकिन कैसा है कि जब आप कमाओगे नहीं, क्योंकि ना ये साइकिल है जो आप हम जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका एक साइकिल है. सच्चर कमेटी ने बोली भाई मुस्लिम की हालत ना SC ST से भी हाँ एब्सोल्युटली. हाँ SC ST से भी खराब है. बराबर. अब आप मेरे को एक बात बताओ, 3000 साल SC ST गुलाम थे, उनको मेन स्ट्रीम से अलग रखा जाता था. बिल्कुल. और जो गंदगी होती थी वो वहाँ जहाँ डाला जाता था वहाँ उनको रखा जाता था. बराबर. ठीक है. मुस्लिम्स इज सेड टू बी द रूलर्स. रूल किया है. अपोजिट है. मुगल. हाँ अपोजिट है. उसके बाद आप कैसे सबसे इतना नीचे ऑपरेस चले हो सकते, कैसे नीचे चले गए? हाँ. उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान चले गए थे, बराबर. जो वेल ऑफ थे. बट स्टिल तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन लो. एजुकेशन लेने के बाद फाइनेंशियली स्टेबल बनो, एंड देन ये सारी चीज़ों में एक्टिविज्म वगैरह में आप आके थोड़ा सा कॉम के लिए करो. ये इम्पोर्टेंट है. पर तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट नहीं बट फेयर इनफ. गाइस मेक मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, हलाल मनी. मगर यू नो मैं खुद है ना फाइनेंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ. आई हैव डन माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगेन बट फिर उसके अंदर ना मसला पता है क्या है आदिल भाई? मसला ये है ना कि इफ़ यू गो अराउंड एंड रीड जो भी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो लिटरेचर वगैरह जो लिखते हैं, अपनी राय कायम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे से कि दुनिया का रूट कॉज है गुर्बत का ना, इट इज़ प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग. ठीक है. अब वो सिस्टम में सारी दुनिया में है. मिसाल के तौर पे यू वुड हैव, आज महाराष्ट्र की बात ले लें, बॉम्बे की बात ले लें, somebody who's an MBA, he would struggle to even find a 30,000 रुपीज़ जॉब. यार 50,000 में बंदा बम्बई में रेंट पे सर्वाइव नहीं कर सकता. तो अब मैं द अदर डे यू नो वी जस्ट ट्राइंग टू डू, हम खाली ना ऑफिशियल जॉब मार्केट के ऊपर मैं वीडियो बनाने के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना. आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार 1 घंटे पहले लिंक्डइन पे जॉब एक पोजीशन अपलोड होती थी और 300-400 बंदा अप्लाई करता है यार उस पर. सो सिचुएशन इज कि वो सिस्टम ही ऐसा इंटरट्वाइंड है ना यहाँ दिल भाई, कि आदमी कितना भी कोशिश करे, अनलेस एंड अनटिल यू टेक अ शॉर्टकट या रूट आउट. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यू नो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड के यार अंदानी इतनी बड़ी कंपनी है, मुंबई की, इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी हुआ है, बट लुक एट द डेट्स राइट. आपके बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं इस वक्त, उनकी हालत ये है कि दे डोंट मेक मनी. ऑल दे केयर अबाउट इज रेवेन्यू 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 ग्रोथ. वो अपना स्टेक इसको बेचता है, उसका स्टेक उसको बेचता है, वो पैसा देता है और इवेंचुअली हाँ बस पूरा वैल्यूएशन का गेम. इसको भाई ने जो शॉर्टकट कहे तो मैं इसको शॉर्टकट नहीं कहूँगा, उसको अनएथिकल वेज कहूँगा. हाँ अनएथिकल वेज ही आपको लेने पड़ेंगे. एंड बाय डिफॉल्ट व्हेन वी स्पीक ऑफ मेकिंग मनी थ्रू हलाल रिसोर्सेज देयर आर वेरी फ्यू. राइट. उसके बाद भी हलाल रिसोर्सेज होने के बाद भी उतना इल्म होना और उतनी तकवा होना, उतनी कॉम्पिटेंस भी होना. मतलब हाँ भले किसी को हलाल तरीका पता हो, बट दैट आल्सो नीड्स कॉम्पिटेंस. वो सारी चीज़ें होना, मतलब इतने सारे फैक्टर्स है कि मनी मेकिंग इज अ बिग टास्क. आप उसमें इंडल्ज होते भी हो, विच इज बेसिकली अ प्रायोरिटी. जैसे आपने कहा कि आप फ्री होंगे तब आप जाके कोई दूसरी चीज़ के बारे में आप सोच पाएंगे. आप इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आप फ्री होंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब आप शायद सोच सकेंगे. बट इट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क. मतलब आई एम इन माई mid-20s, तो मेरे को तो पता ही नहीं कि भाई अभी इतने सारे पैसे की नीड्स है. हाउ डू आई केटर दैट? एग्जैक्टली. अभी तो अल्लाह का फजल यहाँ पर अल्लाह ने बिठाया है. लेकिन इसके अलावा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की आपने बात की, मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉर एडवाइस ऑन अ पर्सनल लेवल. नहीं मगर आदिल भाई ये सिचुएशन, और ये से मुसलमानों की बात नहीं. आई फील वेरी सैड अबाउट द फैक्ट कि यार द अदर डे आई वाज स्पीकिंग टू अ वेरी मतलब कोई बड़े लेवल पे मैनेजर था. वो बोला यार भाई सिचुएशन इतनी बैड हो गई है, देयर आर कंपनीज वो लेइंग अस ऑफ, दे सेइंग कि यार तू 1 लाख रुपए पे काम करता था, 70,000 पे काम करता था, विच इन इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन मुंबई एक फैमिली के साथ, छोटी फैमिली के साथ. ये सेज के यार बी ग्रेड सिटीज़ में लड़के बोल रहे हैं भाई यही काम हम कर लेंगे 30,000 में. वो वहाँ से आने के लिए तैयार है. कंपनी बोल रही भाई करता है 20,000 30,000 का कट ले, वरना तू टाटा बाय बाय, कहाँ जाऊँ मैं. Right, so situation is bad. The other day also, you know, I mean, again, this is not
pertaining to a political party, and I was talking to somebody and he said कि नहीं यार राहुल गांधी साहब आ जाएंगे तो सिचुएशन आ जाएगी, और इस्लामिकली भी ये हमारा फरीदा है कि हमें लोगों की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए कि उनके घर में रिज़्क हो, सारी सिचुएशन हो, मगर आई डोंट थिंक सो दे हैव इवन हैव एक उनके पास भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है. All they would probably do is कि यार ये काम करें, इसने करप्शन किया तो उसको रोक ले, इसको रोक ले. बट हाउ डू यू गेट द इकोनॉमी बैक इन शेप? अगर ये जो छोटा छोटा स्टार्टअप का गेम है ये बड़े लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ऑल इट इज डूइंग इज टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एंड क्रिएटिंग मोर एंड मोर, बट इवेंचुअली ऑन ग्राउंड रियलिटी हालत बहुत ख़राब है. एग्जैक्टली. देखो अभी जो मार्केट है ना, हाँ. वो थोड़ा सा अगर मैं फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव कम ऑन पॉलिटिक्स ऑफ दैट, स्किल बेस्ड इकोनॉमी, मतलब स्किल बेस्ड मार्केट है. अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, एनी छोटा मोटा स्किल भी अगर आपके पास है, जैसे आप अगर एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, जी, या फिर आप कोडिंग वगैरह सीख के कोडिंग कर सकते हो, पाइथन वगैरह, ठीक है, हाँ पाइथन वगैरह जो भी है ये सब कर सकते हो, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो. राइट. तो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड जॉब, वाइट कॉलर जॉब, वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, क्योंकि आई माई सेल्फ एम देयर, सो आई नो वहाँ कंपटीशन बहुत है, और वहाँ पे जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है. लेकिन दो जो मेजर है, एक तो सेल्स में आपको इजीली जॉब मिल सकता है, कॉल सेंटर्स में इजीली जॉब मिल सकता है. अभी हमारी जो कॉम के बच्चे हैं वो इतने पढ़े लिखे मतलब आपको नहीं मिलेंगे. जी बिल्कुल. मतलब मोस्टली 12 बहुत अच्छा 2% ग्रेजुएट है मुस्लिम्स में, 2%, तो 98% फॉल्स अंडर दिस 12th एंड ऑल दैट. तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करके आप अपनी इनकम चला सकते हो. बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्किल्स एक्वायर करके छोटे मोटे कोर्स हो रहे हैं अपग्रेड पे यहाँ वहाँ, आई डोंट वांट टू प्रमोट देम, बट स्टिल आप लेके वो कर सकते हो, ठीक है, वो हो सकता है. तो जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो रास्ता मिलेगा. बाकी तो ये MBA करने के बाद में जॉब नहीं मिलना, तो वो तो आपको पहले सोचना है कि भाई आप ऐसे स्कूल में जाओ, MBA स्कूल में जहाँ आपकी कैंपस हायरिंग हो. बराबर, सिंपल बात है. तो फ्रेशर को वैसे भी कोई जॉब नहीं देता, सिंपल एज दैट. बहुत डिफिकल्ट है आज की तारीख में. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी, तो आपको जॉब तो मिल जाएगी. बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर मिल जाएगी. मे बी यू माइट वांट अ जॉब विच इज, हाँ भाई इतना सैलरी में तो थोड़ा सा कम मिल सकता है, मिल जाएगा. एक वो है. जहाँ तक राहुल गांधी की जो बात थी ना, उस पर जो न्याय की लोग एक योजना की जो बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा है कि जिससे कंजम्पशन बढ़ सकता है. बिकॉज अगर आप किसी को 8,000 रुपये महीना देते हो, जी, ठीक है, दे विल स्पेंड दैट मनी समवेयर. किसी के भी पास पैसा है वो पूरा तो बचाएगा नहीं, बराबर खर्च. वो रूरल एरिया में बहुत गरीब लोग को मिलने वाला है, तो वो 8,000 रुपये से वो खर्च करेगा. तो जब वो खर्च करेगा, खाने पीने की चीज़ खरीदेगा, तो वो उससे फ़र्क पड़ सकता है. और उससे फ़र्क, और ये सब इकोनॉमी को ख़राब करने भी ना, वी आर कमिंग बैक टू द गवर्नमेंट. मनमोहन सिंह ने अपने दौर में स्कीम लाया था कि भाई सब्सिडी देंगे. सब्सिडी किस पे देंगे पता है क्या? अगर आप बड़ी कंपनी हो और अगर आप मशीनरी खरीदते हो, तो आपको क्रेडिट भी मिलेगी और सब्सिडी भी मिलेगी. बराबर. लेकिन मशीनरी इंडिया आएगी, इंडिया में लगेगी, और फिर वो मशीनरी में काम होगा और उसमें प्रोडक्शन होगा. तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इंडिया में कोई मशीनरी लेके आते हो, वहाँ काम होता है, तो यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल, इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. बराबर. मोदी ने GST लेके आ गया, सब लेके आ गया. अब इंडिया एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ट्रेडर बना है. चाइना से माल लाने का, बराबर, दूसरे देश को देने का, बराबर, या फिर इंडिया में बेचने का, बराबर. देयर इज नो प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट खराब है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है. बराबर, सिंपल. तो ये सारी चीज़ें हैं. जस्ट ऑन द पॉलिटिकल नोट की बात, अभी मैं शायद कोई पॉडकास्ट ही देख रहा था, उसके अंदर ऐसी शायद वो इंटेलेक्चुअल्स ही होंगे प्रिज्यूमेबली, तो वो ये कह रहे थे कि लेस करप्शन इज वेरी नाइस फॉर द कंट्री. इट्स अ ग्रीस. आपने शायद सुना होगा, इट इज अ वेरी वायरल वीडियो. तो ये आपने देखा है. अब वो लेस करप्शन की मयार क्या है? व्हाट इज दैट? वो क्या चीज़ का बार है वो जो डिसाइड करेगा ये लेस करप्शन है, यहाँ तक करेंगे तो अच्छा चलेगा, इसके ऊपर करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी. तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास इस तरीके की फिलोसफीज को रन कर रहे हैं.
दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई लेस करप्शन से कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती, कैसे चलेगी, कुछ नहीं होती। वो बोल क्या रही है बेसिकली, उसका बोलने का मतलब क्या था, मैं समझ गया व्हाट शी वांटेड टू से इज कि भाई लेस करप्शन होगा। मतलब आप बिल्डर हो, आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाना, आप माड़ा गए, थोड़ा पैसा दोगे तो फटाफट काम होगा। दिस इज व्हाट शी वाज सेइंग, जो होता है रियल में, बट दैट इज नॉट अ राइट सिस्टम। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट एक टाइमलाइन बनाए कि भाई तेरे पास एक फाइल आएगी तो तेरे को 45 डेज में तो साइन करना ही है, ठीक है। 45 डेज के ऊपर क्या तो तेरे को प्रॉब्म होगी। हाँ बराबर, यू आर अकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि भाई उसने पैसा नहीं दिया तो मैं 2 साल तक फाइल साइन नहीं करूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। होता यही है। बट ये तो मतलब अपने इंटेलेक्चुअल लोग कुछ भी बोलते हैं यार, मतलब हाथ देना। ये कंट्री का प्रॉब्लम ही वही है कि भाई मतलब कुछ भी बोलो, कुछ भी बिक रहा है। वही फ़लस्तीन वाला कि कश्मीर में फ़लस्तीन जैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब दैट इज अगेन नॉनसेंस ना। व्हाट आर यू टॉकिंग, यू आर टॉकिंग समथिंग विच इज़ इनह्यूमन। मतलब आप जानवर के साथ दिन भर रोते हैं कि जीव हत्या और ये बकरा ईद में, बराबर। और फ़लस्तीन वाला सोल्यूशन कश्मीर में चाहिए, मतलब इंसान मरे। फ़लस्तीन में जो है उसको सोल्यूशन मान रहे हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है। हाँ वही सोल्यूशन मान रहे हैं, उसमें कश्मीर में होना चाहिए वो सब। तो मतलब यू हैव अ प्रॉब्लम, चलो ठीक है, जहाँ आपकी आस्था है वहाँ हम लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। बकरा आ रही है बकरा ईद में तो उसमें भी बकरा लाइफ मैटर, लेकिन कश्मीरी लाइफ डजेंट मैटर। वही अपब्रिंगिंग वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, एक लास्ट चीज़, क्योंकि अपन सब मुसलमान हैं इंशाल्लाह, व्हाट्स अपनी जो सिचुएशन है गाज़ा में, सिचुएशन इज़ वेरी बैड और टफ इवन दो, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन यू सेड नो कि यू डू हैव एन आई ऑन जियो पॉलिटिक्स वगैरह। सो उस लिहाज से मैं पूछना चाहता हूँ, सो फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन कि वी सपोर्ट बोथ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, राइट? India's official position, I think we support Palestine. नहीं मतलब in the sense, official position. So unlike the other Western countries, in fact, I was surprised कि मैं एंटी टेररिज्म साइट की वेबसाइट पर गया था and I was looking at the list of banned organization and Hamas does not feature it. हाँ, तो इंडिया does not recognize Hamas as a terrorist organization. वो बात अलग है कि मीडिया अलग कुछ भी बात करती है, लोग अलग सोचते हैं। Having said that, they have an official position कि यार हम दोनों में से किसी का साइड नहीं लेंगे, but you have know for a fact now कि there are Adani companies who are sending watts and watts millions of drones वगैरह उस चीज़ को लेकर के। So दो सवाल मिलते जुलते, एक ओवरऑल what do you think गाजा सिचुएशन शुड बी, ठीक है, और वो जुल्म को कैसे रोका जाए। सेकेंड क्या बोलते, उसी से रिलेटेड मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना कम क्यों हो गया है। चलो ठीक है, मैं जैसे आपने बोला ना कि ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट होने के लिए पढ़े लिखे होना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मसाजिद इन दिस, तीनों का कंबाइन। गाज़ा इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब उसका तो प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया में भी वही प्रॉब्लम है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद जस्टिस, जी राइट। वो जस्टिस होता नहीं है, ठीक है। तो अगर रशिया कुछ करेगा यूक्रेन पे तो आप सैंक्शंस लगाओगे, जी बिल्कुल, इजराइल पे कुछ नहीं लगेगा, बराबर, तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड का एक स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड उस तरह से काम करता है। अगर सैंक्शंस लगेंगे तो डरेगा तो नहीं करेगा, पर उस पर कोई सैंक्शंस लगेगा नहीं। दूसरा, मुस्लिम लीडरशिप क्या है, चाहे वो तुर्की हो चाहे सऊदी हो, उनका मतलब वो एक स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ कर देंगे, उनका कुछ हो जाएगा। तो अच्छा, दोनों तरफ फ़ैन फॉलोइंग है, कुछ लोग सऊदी के फ़ैन हैं, कुछ लोग तुर्की के, अर्दोगन के फ़ैन हैं, तो वो उसको चलाते हैं, वो उसको चलाते हैं। ईरान कितना भी कुछ भी अच्छा कर ले, मतलब व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वी माइट हैव इंटरनली, ईरान वो भी उसके इंटरेस्ट में है, बराबर। ईरान it is in their interest, but then personal interest, but at least they are at least doing something, कुछ एक्शन है, right? तो एक्शन ले रहा है, but still we cannot believe she है, मतलब what logic is that? So ये बात ऐसी है कि एक तो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम लीडर्स है, they have completely lost it, they do not have control, and the other thing is जो मैंने बोला कि जो वर्ल्ड लेवल पे जस्टिस वगैरह नहीं हो रही है, ये दो इशू है। तो अगर रशिया के जैसे इजराइल पे भी सैंक्शन वगैरह होते तो कल वॉर खत्म हो जाएगा, और सऊदी, तुर्की, ईरान ये सब अगर मिलके कुछ करे तो कुछ हो सकता है, बट हमारा अंदर ही इतना प्रॉब्लम है कि हम बाहर वाले से कैसे लड़ेंगे, बड़ा दिक्कत है। ऑन दिस पॉइंट, मतलब ये गाजा फ़लस्तीन डिस्कस हो रही है, तो मैं व्यूअर्स को भी और आदिल भाई को भी रिकमेंड करूंगा, हमने इसको कवर करने की कोशिश की है द थ्री मस्केटियर्स शो पे इंशाल्लाह। तो ये पूरा जो इस प्रॉब्लम को टू द कोर, जितना इंशाल्लाह आपने
जो आपने वर्ड यूज़ किया कॉम्प्लेक्स है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह उससे आप गुजर जाओ तो यू वोंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, मतलब इतना आसान है इंशाल्लाह। नहीं, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे, प्रॉब्लम तो हम सब समझते हैं। मतलब अगर अपने मैं भी बात करूँगा तो उस पर, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ तो बात कर सकते हो उस पर, बट मुझे लगता है सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है उसका, मतलब हाउ विल दैट एंड, व्हेन विल द सीज़फायर हैपन, व्हेन विल दे स्टॉप ड्रॉपिंग बॉम्ब्स, that I don't know how that will happen. Who will do it? Who is that person who's going to take the charge के भाई करना है, या फिर मतलब सब लड़के आपस में खत्म ही हो जाओ सारी कंट्रीज। How do people get back to their normal life? नॉर्मल लाइफ, मतलब इनफ, मतलब वो तो अभी मतलब बोलते ना, आप उस तरह की वीडियोस आप देख नहीं सकते, इट इज टू पेनफुल, इट इज वेरी पेनफुल। मस्जिद के मेंबर इंटेलेक्चुअल रोल क्यों नहीं प्ले करते भाई टू अपलिफ्ट द उम्मा? करना चाहिए। वो हमारी मस्जिदों में अब क्रिटिसाइज करना थोड़ा सा अपने को अच्छा भी नहीं लगता, बट देन हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे हमारे फ़िरका और ये सब में, उससे थोड़ा 2014 के बाद में थोड़ा सा वो सारी चीज़ें कम हुई कि हमको मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का शुक्रिया उसके लिए कि वो कम हो गई भाई अभी, है ना। हाँ, और फ़लस्तीन की बात करना चाहिए। वो मुझे लगता नहीं कि किसी भी देश का कोई भी कानून आपको फ़लस्तीन की बात करने से रोक सकता है। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, बराबर। इट इज़ नॉट, they have been attacked because they are Muslims or whatever, but then it is in interest of humanity that lot of people, everyone should talk about that. You want to add something? कुछ करता है? जी इंशाल्लाह। जैसे अभी ये भाई एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने यूथ को एडवाइस भी दी, डर वाले फैक्टर को, सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब इवन बिफोर वी स्टार्टेड द बिगेस्ट फियर वी हैड कि यार क्या हो जाएगा अपने कुछ बोल दिए तो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ने वो करेज दिया है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि लोग ये इसको छोड़ें, मतलब डर वाले फैक्टर से बाहर है? जैसे आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी कि पहले आप अपने फैक्ट्स को, एविडेंसेस को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर ले, अच्छे रिसोर्सेस यूज़ करें, उसको पढ़े, लेकिन उसको बोलने के लिए डरे ना। तो ये पॉइंट आप किस तरह से ज़रा गाइड कर देंगे इंशाल्लाह? नहीं तो उसमें देखो, मुझे मुस्लिम्स बाय नेचर डरते वरते नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा ये होता है कि मुस्लिम्स का प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हिकमत और लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। वो बोल तो कुछ भी देगा, ठीक है, वो बिंदास बोलेगा, बट जैसे मैंने बोला ना, वो कुछ भी नहीं बोलना है अपने को। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना देश है, कानून है। अगर इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, कल को अगर आप कहीं कुछ बोलते हो, गलत नहीं बोले, अगर आपने अपने फैक्ट्स ठीक रखे, सब कुछ है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पुलिस से या कोई भी जगह से, एजेंसी से, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप यहाँ से आप कांटेक्ट ले सकते हो, आप मेरा नंबर लो, आप मुझे कॉल करोगे, आदिल भाई ये प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। अगर लॉयर की ज़रूरत पड़ी तो लॉयर भी करवा देंगे। बहुत लोग हैं यार जो काम करने के लिए रेडी है, पर डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो चोरी थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, मतलब एज सिंपल एज दैट। वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ, गलत बात कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा। आप क्यों डर रहे हो? आप हक बात करो, हक बात करना आपका हक है। अल्हम्दुलिल्लाह। So on that note, Adil bhai, I'll be very honest with you. This is our second episode. Basically हम तो ऐसे बहुत सारे करते हैं, but this is our second episode in terms of panel discussion. And honestly, it was amazing भाई। तुम्हारे साथ बात करके इतना अच्छा लगा, इतना insightful लगा। I would first like to thank you कि you were very open, कि जब आपको बोला गया तो आपने ये नहीं बोला यार तुम लोग कौन हो, क्या हो, तुम्हारा ये भेजो, तुम्हारा वो जो है, ये सवाल पूछना। बिकॉज अक्सर हमारे पास में रिक्वेस्ट आती, वी गोना हैव, मैं नाम नहीं लूँगा पॉलिटिकल पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता आने वाले, तो ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड, 1 महीने से वो ये बोले कि यार मुझे क्वेश्चंस लिख के भेजो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्टेड। हाँ, स्क्रिप्टेड। सो वी इज लाइक, भाई मैं तुमको आइडिया दे सकता हूँ, बट मैं तुम्हें क्वेश्चंस नहीं लिख करके भेजता हूँ, तो वी स्टिल इन द प्रोसेस। हाउएवर सेइंग दैट, अल्हम्दुलिल्लाह, एक 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी आदिल भाई। एक, यू आर वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, राइट, जो एक ओवरऑल इंडिया के अंदर देखने नहीं मिलता है, ना जनरल लोगों में, ना मुसलमानों के अंदर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, मैं अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दैट। और थर्ड, तुमने माशाल्लाह से करेज भी इंस्टिल करी, बच्चों को गाइडेंस भी किया, मैं अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दैट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। और इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड, whenever we're going to have more people on panel, जहाँ पे हम क्रॉस पैनल डिस्कशंस, डिबेट्स करेंगे, तो वी वुड रियली वांट टू इनवाइट यू इंशाल्लाह। और इट वाज अमेजिंग।
जज़ाकल्लाह खैर ब्रो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Very nice show. हाँ, जज़ाकल्लाह। I request everyone, please subscribe their channel and if you like it, obviously, and comment also. If you have any questions, please comment. I'll see. एंड गाइस जस्ट वन लास्ट मैसेज कि यार आपको ये शो के अंदर हमने एनालिसिस वेरे अलग अलग चीज़ों के दिए, तो आप बिल्कुल खुल करके इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड वी वुड लाइक टू गेट बैक टू यू ऑन दैट नोट। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।